आज ईंट, मनके तथा अस्थियां, जिसको आप लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हो बेटा लोग। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे और आप लोगों के दिमाग में ठीक है इसको उतारने का प्रयास किया जाएगा। रेलवे ट्रैक लाहौर से कराची के बीच में, तो इनकी साथ में बहुत सारे ईंट के टुकड़े वहां पे मिलना इनको चालू है। तो जेम्स और विलियम ने यहां से उठाए ईंट के टुकड़े और ये लेके गए किसके पास, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के पास। ठीक है, इसकी खोज का इतिहास देखेंगे है ना, कि ये खोजी कैसे गई हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, दुनिया के सामने कैसे आई। ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसका आप लोगों को मैं बताऊंगा इसका ठीक है भौगोलिक विस्तार। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अडर 24/7 के CUT हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चा लोग फटाफट से जुड़ जाइए, सेशन को लाइक शेयर कर लीजिए। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक नई शुरुआत, एक वन शॉट सीरीज आप लोगों के लिए, कि हमारे बच्चा लोग ठीक है अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकें। ठीक है, और रही बात हम लोगों का जो चैप्टर महात्मा गांधी वाला थोड़ा सा छूटा है, उसको मैं संडे के दिन उसका सेशन लेके 2 घंटे का आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा बेटा लोग, तो उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, हाँ बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो चुकी है बेटा लोग। सभी को गुड मॉर्निंग। अपने दोस्त यार भाई बहन को कह दो कि भाई अली सर आ चुके हैं। ठीक है, वन शॉट सीरीज आज से चालू है। ठीक है, और मेरे वन शॉट में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि हम पहला जो चैप्टर आप लोगों का होगा आज ईंट, मनके तथा अस्थियां, जिसको आप लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हो बेटा लोग। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे और आप लोगों के दिमाग में ठीक है इसको उतारने का प्रयास किया जाएगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये चैनल आप लोगों को हमेशा से ही बेस्ट देता आ रहा है, तो आज भी एक नए बेस्ट की शुरुआत होगी। ठीक है, आगामी जो आप लोगों के 12 दिन होंगे, 12 दिन में आप लोगों को सारे वन शॉट दे दिए जाएंगे साहब। ओके आरटी भाई, ठीक है, चलिए तो सभी लोग आ जाइए, बढ़िया से इस सेशन को लाइक शेयर कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्त यार भाई बहन सभी को बुला लीजिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग इस चैप्टर की। हम लोगों का चैप्टर नंबर फर्स्ट है वन शॉट। ठीक है, मेरा एक वन शॉट बच्चा मिनिमम 2 दिन में खत्म होगा यार। आप सब जानते हैं कि इतिहास का एक चैप्टर एक दिन में खत्म करना कितना कठिन है साहब। हाँ, पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा। पीडीएफ कहां मिलेगा भाई, देखिएगा। पीडीएफ के लिए आप लोगों को एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, CUT हिंदी। आप लोग सिर्फ CUT हिंदी लिखिएगा, कैपिटल लेटर में, ब्रैकेट में लिखा होगा हिस्ट्री बाय अली सर। तो आप लोगों को कैपिटल लेटर में इतना लिख देना है बस। ठीक है, CUT हिंदी। ठीक है, यहां आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा साहब। क्या लिखोगे आप लोग, CUT हिंदी, आपको यहां पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा, है ना। रोज की रोज पीडीएफ मिलेगी अब से आप लोगों को वन शॉट की सारी। ठीक है, दूसरी चीज आप लोगों को ये सारी बातें डिस्कस कर लें। जिस बच्चे को भी हमारी ऐप की क्लासेस, ठीक है, ऐप की क्लासेस आप लोगों को लेना हो, चाहे वो अपनी CUT हो, ठीक है, चाहे बोर्ड हो, दोनों को बहुत अच्छा करना हो, तो भैया आप लोग हमारे ठीक है ऐप के अंदर महापेक के जो हमारे कोर्सेस हैं उसके अंदर आप लोग आ सकते हो। जिस बच्चे को भी कोर्स लेना हो वो मुझे यहां इस नंबर पे क्या कर ले, संपर्क कर ले। आप लोगों को एक अच्छे डिस्काउंट के साथ इनरोल करवा दिया जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है भाई, बढ़िया से पढ़िए, चिल मार के पढ़िए। और पीडीएफ के लिए आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। पीडीएफ के लिए आप लोग CUT हिंदी, ठीक है, जिसमें ब्रैकेट में हिस्ट्री बाय अली सर लिखा होगा, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ भी इसकी उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं एक नए सेशन की। ठीक है, आज से वन शॉट आप लोगों का शुरू हो रहा है, देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए हाँ हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं भाई, है ना। अली सर हम पहले चैप्टर को कैसे पढ़ने वाले हैं, देखिएगा सभी लोग। आ भी गए सर, वो गांधी वाला चैप्टर खत्म हो गया क्या, नहीं भाई अंचल, गांधी वाला चैप्टर को मैं संडे के दिन खत्म करूंगा बेटा, है ना। संडे के दिन खत्म करेंगे। तो चलिए अब पढ़ेंगे, और मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा बेटा आप लोगों से, है ना। ये वन शॉट है, बढ़िया से पढ़िए। मैं आप लोगों को पूरी ड्राफ्टिंग कर दूंगा इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके अंदर कुछ इसका इंट्रो, है ना, इसका परिचय दूंगा इस चैप्टर का, क्योंकि बिना परिचय के आपको समझ में ही नहीं आएगा, है ना। टफ चैप्टर है, लेकिन आप लोग मुझसे पहले भी पढ़े हैं इसको, तो वन शॉट में आप लोगों का बहुत अच्छा सा 2 दिन में खत्म कर दूंगा भाई, है ना। तो परिचय दूंगा सबसे पहले आप लोगों को, एक बेसिक सा इंट्रो।
ठीक है, इंट्रो में आप लोगों की चैप्टर के ऊपर समझ विकसित हो जाएगी थोड़ी सी। फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसकी खोज का इतिहास देखेंगे, है ना, कि ये खोजी कैसे गई हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, दुनिया के सामने कैसे आई, ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसका आप लोगों को मैं बताऊंगा इसका ठीक है, भौगोलिक विस्तार, ये सब हेडिंग है बेटा, है भौगोलिक विस्तार। और ये इतने पॉइंट आप लोगों ने कवर कर लिए, आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा भाई, ठीक है, जितने में आप लोगों के, ठीक है। चलिए सर भाई, धीरज बेटा, तू मेरा धीरज का बांध तोड़े मत बेटा, है ना। चलिए भौगोलिक विस्तार, ठीक है, भौगोलिक विस्तार के बाद हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के स्थल जो प्रमुख होंगे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इस टाइप के। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ का जीवन, ठीक है, जीवन कैसा अली सर, तो यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था, आप लोगों की बोर्ड में प्रश्न लिखने को आते हैं, कंटेंट दूंगा बढ़िया वाला, ठीक है। यहाँ की बात करें हम लोग, यहाँ का आर्थिक जीवन कैसा था, ठीक है, यहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा, आपकी बोर्ड में यही प्रश्न आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन लिखिए, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन लिखिए, हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, धार्मिक जीवन लिखिए, है ना। चलिए, और वही बात करें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताइए। बच्चा यही आप लोगों के जो आखिरी में जो 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों की बोर्ड में। और यहां से क्या बनता है अली सर, तो यहां से बनते हैं आप लोगों के ढेर सारे एमसीक्यू। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे पीडीएफ मिलेगा भाई, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को पीडीएफ डेली दूंगा, ठीक है। चलिए, है ना, तो चलिए सभी लोग रेडी हैं इतने पॉइंट पर। और जो बाद में इसको बढ़िया से रिकॉर्डिंग देंगे कि भाई इन आप लोगों के पास में जो ये 6 पॉइंट हैं, बस इन 6 पॉइंट को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, आप लोगों का ये पहला चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा लोग, बढ़िया से फिनिश हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। इंट्रो, ठीक है, इसके साथ साथ खोज का इतिहास, भौगोलिक विस्तार, स्थल, ठीक है, यहां का जीवन। तो आज देखते हैं कहां तक हम लोग पहुंच पाते हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में। तो चलिए आज में हम लोग बात करें इसमें, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका इंट्रो दे दूं, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है बेटा लोग, बात करें हम लोग के हड़प्पा सभ्यता का अली सर कालक्रम कितना रहा है, मतलब हड़प्पा सभ्यता को हम लोग, तो बच्चा 2 कालक्रम आप लोगों को याद रखना है। कितने कालक्रम याद रखना है, 2 बच्चा। एक तो आपकी एनसीईआरटी इसको लेकर क्या बोलती है, आपकी एनसीईआरटी कहती है कि 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व, है ना बेटा, कब से कब तक, अरे 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व, मतलब हम लोग बात करें 2600 से लेकर 1900 बीसी, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का आप लोगों को टाइम पीरियड। एक बात बताऊं बच्चा लोग, हड़प्पा सभ्यता का ये सबसे विकसित रूप है ना, मतलब हड़प्पा सभ्यता तो और भी टाइम पीरियड में रही है, 2600 से लेकर 6000 बीसी से लेकर लगभग 1750 तक हड़प्पा सभ्यता रही है। लेकिन इस टाइम पीरियड में हड़प्पा सभ्यता सबसे विकसित अवस्था में रही है, मतलब हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजित रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगी इस टाइम पीरियड के बीच में। तो आप लोगों को ये बातें सभी को पता होनी चाहिए भाई, ठीक है, कि एनसीईआरटी बड़ा चालू है, आप लोगों से वो हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, सबसे विकसित रूप वाली अवस्था पढ़ा रहा है, जिसमें आप लोगों को उसने क्या दिया है बेटा लोग, तो आप लोग देखोगे उसने बोला कि मोहनजोदड़ो के बारे में जान, उसने बोला हड़प्पा के बारे में जान, लोथल के बारे में जान, ठीक है, सबके बारे में जान, लेकिन विकसित अवस्था के तौर पे आप लोगों को डेवलप्ड व्यवस्था में देखना है। फिर बात ये आती है अली सर कि यहाँ के निर्माता कैसे हैं, तो बच्चे यहाँ के निर्माता जो थे, मतलब यहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे अली सर, तो मिश्रित प्रजाति के आप लोगों को देखने को मिलते हैं, मतलब मिक्स आप लोगों को स्पीसीज यहां पर देखने को मिलती हैं। और इन मिश्रित प्रजातियों में आप लोग देखोगे 4 कंकाल मिले हैं बेटा हम लोगों को, कितने कंकाल मिले हैं लल्ला, तो 4 कंकाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, है ना, 4 कंकाल मिले हैं। 4 कंकाल कौन कौन से मिले हैं अली सर, तो देखो बेटा, एक आप लोगों को मंगोलाइड देखने को मिलेगा, है ना, मंगोलाइड कंकाल मिला है यहां से, है ना, मंगोलाइड कंकाल मिला है एक यहां से। एक आप लोग देखोगे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट मिला है, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट मिला है ना, ठीक है, ऑस्ट्रेलाइट आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट मिला है, ठीक है। एक आप लोग देखोगे भूमध्य सागरी मिला है ना, भूमध्य सागरी आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना, भूमध्य सागरी देखने को मिलेगा। और एक आप लोगों को देखने को मिलेगा अल्पाइन प्रजाति का, है ना। तो कुल आप लोग देखोगे ये 4 अलग अलग प्रजातियों के आप लोगों को कंकाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहां से बच्चा लोग, तो हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं उसमें से एविडेंस के तौर पे
तो इतिहासकार कहते हैं कि यहां जरूर मिश्रित प्रजातियां निवास करती होंगी। तो अगर आप लोगों से एमसीक्यू बन जाए बोर्ड के अंदर कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता किस प्रकार के हैं, ठीक है, एकल प्रकार के हैं, बहु प्रकार के हैं, मिश्रित प्रकार के, कुछ भी आप लोगों से वो क्या बना सकता है यहां पर, ठीक है, एमसीक्यू बना सकता है। और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम में बन जाते हैं। आप लोगों से ये भी एमसीक्यू बन सकता है बेटा बोर्ड में, ये सब एमसीक्यू वाला कंटेंट है बेटा। आप लोगों से हड़प्पा सभ्यता का काल पूछा जा सकता है, पूछा है उसने, ठीक है। तो सब चलिए इतनी बात हम लोगों ने की। और एक और चीज जो एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, इसके समकालीन कितनी सभ्यताएं हुआ करती थी अली सर। तो बच्चों जहां हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, देखिएगा इस फोटो के अंदर बेटा, सभी लोग ध्यान से, अक्सर ये फोटो में दिखाता हूं जब भी पढ़ाता हूं बेटा। देखो इस वाले हिस्से में आप लोग देखोगे हड़प्पा सभ्यता थी, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता यहां थी और इसके पैरेलल, ठीक है, उस समय हम लोग बात करें वर्ल्ड में और कौन कौन सी सभ्यताएं थी। तो बच्चों यहां आप लोग देखोगे जहां आज वर्तमान में ईरान और इराक वाला क्षेत्र है, यहां दो नदियां बहती थी, दजला और फरात। कौन सी नदी बहती थी बेटा? दजला और फरात आप लोगों को नदियां देखने को मिलेगी, है ना। दजला और फरात नदी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और इन नदियों के बीच में ही एक सभ्यता पल रही थी जिसको मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। ऐसी ही एक सभ्यता हम लोगों को देखने को मिलती है नील नदी के किनारे, ठीक है। कौन सी बेटा? मिस्र की सभ्यता। तो देखो वहां हमारी सभ्यता चल रही थी, तो यहां मेसोपोटामिया चल रही थी और यहां मिस्र की सभ्यता चल रही थी। और इसी प्रकार इस चाइना वाले क्षेत्र में चीन की सभ्यता चल रही थी हवांगो नदी घाटी में, ठीक है, हवांगो नदी घाटी में आप लोगों को। तो बच्चों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन निम्नलिखित में से कौन एक सभ्यता नहीं है। तो कितनी सभ्यता है बेटा लोग? तो आप लोग देखोगे 3 सभ्यताएं आप लोगों को देखने को यहां पे मिल रही है। कौन कौन सी? तो एक तो आप लोगों ने देखी, ठीक है, मेसोपोटामिया, एक आप लोगों ने देखा मिस्र की सभ्यता और एक आप लोगों ने देखी चाइना की सभ्यता। बस ये 3 ही हड़प्पा सभ्यता के समकालीन आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहां तक मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी सिर्फ आप लोगों को, ठीक है, अभी सिर्फ एक बेसिक इंट्रो आप लोगों को यहां दिया गया है, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों से यहां का काल टाइम पीरियड के बारे में बात किया, यहां के निर्माताओं के बारे में बात किया, और इसके अलावा आप लोग देखोगे जो मैंने यहां आप लोगों से डिस्कस किया वो किया है यहां की सभ्यताओं के बारे में। लेकिन आगे चल के बात करें हम लोग हड़प्पा सभ्यता की खोज का इतिहास। अगर आप लोग आपकी एनसीईआरटी को खोल के देखते हो तो आप लोगों से इस चैप्टर नंबर 1 क्या सबसे लास्ट जो पेज खोल के देखते हो तो हड़प्पा सभ्यता कैसे खोजी गई, ठीक है, इसके बारे में विस्तार से वहां पर क्या की गई है, चर्चा की गई है। तो चलिए थोड़ी सी इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है, ठीक है, चलिए इस पर डिटेल से चर्चा करते हैं बेटा। तो मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता की खोज का इतिहास, है ना बेटा। तो बच्चा देखो ये वाली बात आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं। तो जब से पहली बार हड़प्पा सभ्यता के एविडेंस देखे गए तब से ही थोड़ा सा यहां पर मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूं तो ज्यादा अच्छा होगा। तो बच्चा देखो सबसे पहले मैं बात करूं कि किस व्यक्ति ने हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य देखे थे बेटा पहली बार, तो वो चार्ल्स मेसन आप लोगों को देखने को मिलता है। ये चार्ल्स मेसन था कौन अली सर? तो बेटा ये एक ब्रिटिश कर्मचारी था, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ये क्या करता था बेटा, नौकरी करता था, है ना। ये एक सामान्य सा क्या था लल्लाओं, तो कर्मचारी आप लोगों को देखने को मिलता है। कौन? तो ये चार्ल्स मेसनवा, है ना। देखो पहले मैंने आप लोगों से सिर्फ बेसिक इंट्रो पे चर्चा किया हूं, बेसिक सामान्य सा परिचय, है ना, बिल्कुल बेसिक, जिससे आप लोगों की समझ विकसित होगी कि अच्छा ये चल रहा है साहब, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं कि चार्ल्स मेसन 1826 में, ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगा वो ब्रिटिश कर्मचारी था जिसने पहली बार, मैं लिख देता हूं, ठीक है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए, है ना, अगर आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, कि पहली बार हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य किसने देखे थे, तो चार्ल्स मेसन, है ना। सर्वप्रथम साक्ष्य इसी ने देखे थे, यहां लिख दिया हूं मैं ना, सर्वप्रथम साक्ष्य इसी ने देखे थे, किसके? हड़प्पा सभ्यता के। अली सर ये कहां पहुंच गया था ऐसा तो इसने देखा, तो बेटा देखो हड़प्पा नामक शहर पहली बार यही व्यक्ति पहुंचा था, ठीक है। चलिए इधर देखिएगा सभी लोग, अरे लल्ला बात ये आती है कि सर ये सबसे पहले कहां पहुंचा था बच्चों, ये हड़प्पा पहुंचा था। और हड़प्पा कहां पड़ता है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ये कहां पड़ता है बेटा हड़प्पा? तो पाकिस्तान के आप लोग देखोगे पंजाब प्रांत में, है ना, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है ये,
ठीक है, पंजाब प्रांत के अंदर एक जिला पड़ता है मोंटे गोमारी। कौन सा जिला पड़ता है बेटा? मोंटे, यहां लिख रहा हूं मैं मोंटे गोमारी, है ना, मोंटे गोमारी जिले के अंदर आप लोगों को हड़प्पा नामक गांव देखने को मिलता है। तो चार्ल्स मेसन साहब ने क्या देखा था पहली बार? तो बच्चा आप लोग देखोगे कि यहाँ ये हड़प्पा नामक जो गांव है, यहाँ के लोग, ठीक है, अपने घर बनाने के लिए जो ईंटें ला रहे थे। देखो आपके चैप्टर का नाम है ईंट बन के अस्थियां, तो ईंटें पहली बार, जो प्राचीनतम ईंटें होंगी वो आप लोगों को पहली बार कहीं से देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो वो हड़प्पा से ही चार्ल्स मेसन साहब ने देखी थी। अब चार्ल्स मेसन साहब ने ये यहां जो ईंटें देखी हड़प्पा नामक गांव के अंदर, तो ये ईंटें उस समय के गवर्नर जनरल के पास तक भी इन्होंने पहुंचाई थी, लेकिन गवर्नर जनरल ने यह कहकर इनको डांट दिया कि भाई हम जिन लोगों के ऊपर शासन कर रहे हैं, गलती से इनको ये प्राउड होने लग गया कि भाई ये गरीब भूखे नंगे लोग, ठीक है, जिन पे हम शासन कर रहे हैं, और इनको ये एहसास हो जाए कि हमारी इतनी पुरानी प्राचीनता है, हम इतनी बड़ी, ठीक है, सभ्यताओं से, ठीक है, हमारे इस क्षेत्र में, ठीक है, पली हैं, तो ये लोग विद्रोह कर सकते हैं और हमारी सत्ता को कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी सत्ता को ये भारत से उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो चार्ल्स मेसन की आवाज को आप लोग देखोगे यहां, ठीक है, क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। भाई शिवम तिवारी, बुक की कोई जरूरत नहीं मेरे बेटा, है ना, कोई बुक की जरूरत नहीं मेरे लल्ला, बस पढ़ता रहे बेटा बढ़िया से। देखो बेटा, तो पहली बार चार्ल्स मेसन साहब ने, तो बात ही आती कि अली सर इसके बाद हड़प्पा सभ्यता कब खोजी गई? तो बच्चों देखो, भारत में दौर आया 1853 का, सुनते जाओ, है ना, 1853 का दौर आया, और ये भारत में रेलवे के प्रारंभ का दौर था, है ना। पूरे भारत के अंदर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे होंगे। अरे पूरे भारत के अंदर क्या देखने को मिलेगा बेटा आप लोगों को? पूरे भारत के अंदर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे होंगे, है ना, और ये पाकिस्तान भी उस समय भारत का ही रहेगा। पूरे भारत में अंग्रेज लोग रेलवे का प्रारंभ कर रहे हैं 1853 में। वैसे पहली ट्रेन चलेगी 16 अप्रैल, है ना, पहली ट्रेन चलेगी 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, कहां से कहां तक चलेगी अली सर? तो ये चलती हुई दिखाई देगी आप लोगों को मुंबई से, है ना, मुंबई से थाने के बीच में, है ना, मुंबई से थाने के बीच में आप लोगों को चलती हुई दिखाई देगी। दूरी कितनी थी? तो 34 किलोमीटर आप लोगों को इसकी दूरी देखने को मिलेगी बेटा, है ना, 34 किलोमीटर की दूरी मुंबई से थाने के बीच में। ठीक है, वो भारत की पहली ट्रेन। तो सर ट्रेन से इस हड़प्पा सभ्यता का क्या लेना देना है सर? बच्चा लेना देना है मेरे बेटा, ठीक है, क्या लेना देना है अली सर? तो देखिएगा बच्चों, अब जब इस पूरे भारत में 1853 में अंग्रेज लोग रेलवे ट्रैक बिछाने लगे, यहां रेलवे ट्रैक डालने लगे, यहां डालने लगे, यहां डालने लगे, तो हुआ होगा क्या? अरे होगा ये बेटा कि अंग्रेज लोग ऐसे जब रेलवे ट्रैक डाल रहे होंगे भारत के अंदर, तो इस वाले हिस्से में यहां जब रेल की पटरियां बिछाई जा रही होंगी, तो अंग्रेज लोगों को और उनके कर्मचारियों को ईंट के टुकड़े मिल रहे होंगे, छोटे छोटे मनके मिल रहे होंगे, ठीक है, अस्थियां मिल रही होंगी। ठीक है, तो ये सारी बातें जब मिल रही होंगी, तो ये बात पहुंची 1856 तक। अब देखिएगा बेटा, 1853 से 1856 के बीच में मैंने आपको बताया कि यहां से ईंट मनके तथा अस्थियों का मिलना प्रारंभ हुआ। कहां से? इस वाले क्षेत्र से। ठीक है, भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र भी आप लोग इसे कह सकते हो। अब 1856 में, ठीक है, भारतीय रेलवे के प्रमुख इंजीनियर बनकर आए। अरे भारतीय रेलवे के आप लोग देखोगे प्रमुख इंजीनियर बनकर आए कौन? अलेक्जेंडर का। ये इंजीनियर बनकर आए थे लल्ला, याद रखिएगा, और आपकी एनसीईआरटी में इनके बारे में बहुत सारा लिखा है भाई, है ना, तो ध्यान दीजिएगा सभी। ठीक है, बात क्या आ रही बेटा लोग? ठीक है, धीरज वाह, तू चाहता है कि मैं तेरे को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूं भाई, है ना, मेरे पास बहुत तगड़ी सुपर पावर है भाई, है ना, तेरे पास ज्ञान का भंडार है, तो मेरे पास महाभंडार है बेटा, ठीक है, ब्लॉक मारने का। ठीक है, चली गया तू। अब तो बात ये आ रही थी कि इन 3 सालों में इस क्षेत्र से जो ईंट मन के अस्थियां मिल रही थी बेटा लोग, 1856 में रेलवे के एक नए इंजीनियर आए। सुनिएगा, इन 3 सालों तक यहां से मिल रही है ईंट मन की अस्थियां। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम आए, ठीक है, रेलवे के प्रमुख हेड बन के भारत में। अब इन्हीं के गाइडेंस में क्या बिछना है? तो भारत के अंदर रेलवे ट्रैक बिछना है साहब। अच्छी बात है, अरे अच्छी बात है, हाँ, लेकिन बच्चों अलेक्जेंडर कनिंघम के ही 2 सहायक, जिनको ब्रंटन बंधु कहा जाता है, एक का नाम था जेम्स और एक का नाम था ब्रिलियन, इसी क्षेत्र में लाहौर से कराची के बीच में ये दोनों भाई
रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे। सुनिएगा, इस घटना से ही सारी चीजें बदल जाएंगी हड़प्पा सभ्यता को लेकर। ठीक है, चलिए। हाँ भाई मोहित, हर दिन चैप्टर की वीडियो आएगी बेटा, बता दिया। ठीक है, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि अलेक्जेंडर कनिंगम के दो सहयोगी और दोनों भाई थे बेटा, ब्रंटन बंधु नाम है इनका। एक का नाम था जेम्स और एक का नाम था ब्रिलियन। लाहौर से कराची के बीच में इनको जिम्मेदारी दी गई कि भाई तुम्हें रेलवे ट्रैक बिछाना है। अब ये रेलवे ट्रैक बिछाएं, ठीक है। और इनके जो मजदूर कर्मचारी लोग यहां काम कर रहे थे बेटा लोग, इनके कर्मचारियों को ईंट के टुकड़े मिले। क्या मिले? ईंट के टुकड़े। ठीक है, कहां? और वो भी ईंट के टुकड़े कैसे? प्राचीन, मतलब ईंटें इनको भी मिलेंगी यहां। और जब ये लेवल बना रहे होंगे इसका, ठीक है, किसका? इस रेलवे ट्रैक का, लाहौर से कराची के बीच में, तो इनकी साथ में बहुत सारे ईंट के टुकड़े वहां पे मिलना इनको चालू हुए। तो जेम्स और बिलियन ने यहां से उठाए ईंट के टुकड़े और ये लेके गए किसके पास? तो अलेक्जेंडर कनिंगम के पास, कि साहब हम वहां काम कर रहे हैं लाहौर से कराची के बीच में, इस क्षेत्र के अंदर, तो हमें ईंटें ही ईंटें मिल रही। सुनिएगा, ईंटें ईंटें ईंट बन के हस्तियां, बस इसी का खेल है साहब, सारा के सारा। अलेक्जेंडर कनिंगम को ये दोनों भाई रिपोर्ट कर रहे हैं कि साहब वहां तो यही ये मिल रहा है हमको, हम क्या करें तुम बता दो। अरे हम क्या करें तुम बता दो भाई। तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने कहा ठीक है, मैं आगे जो हमारे माइलॉर्ड हैं, ठीक है, उनसे हम क्या करते हैं, इसको लेकर चर्चा करते हैं विस्तार से। अब अलेक्जेंडर कनिंगम ये समस्या लेकर पहुंचे लॉर्ड कैनिंग के पास। उस समय लॉर्ड कैनिंग कौन है बेटा? तो गवर्नर जनरल है। ये कौन सी पोस्ट पे बैठा था? ठीक है, गवर्नर जनरल। और यही पूरे भारत का करता धरता था, इसको फोटो में देख लीजिए बेटा। अब अलेक्जेंडर कनिंगम पहुंचे लॉर्ड कैनिंग के पास और कहा कि भाई वहां से ये ईंटें मिल रही है, ईंटें, इन ईंटों का क्या करूं साहब? और ये ईंटें पुरानी हैं, जरूर इस क्षेत्र में कुछ सभ्यता रही होगी, खुदाई करवाइए, आदेश दीजिए, एक डिपार्टमेंट बनाइए। कौन सा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। एक डिपार्टमेंट की आवश्यकता है जो इस क्षेत्र में क्या कर सके? खुदाई कर सके साहब। ऐसा किसने बोला? अलेक्जेंडर कनिंगम ने लॉर्ड कैनिंग को यह सलाह दी कि तुम इस डिपार्टमेंट को बनाओ। अब लॉर्ड कैनिंग को यह सलाह सही लगी कि हाँ ये काम करना तो चाहिए, लेकिन अगले ही साल हो गई क्रांति साहब, है ना। 1856 में ज्ञान देके गए वो, और 1857 में हो गई क्रांति। ये डिपार्टमेंट बनने से रहा। अब क्रांति को दबाने में ही अंग्रेजों को 3-4 साल लग गए। अरे इस क्रांति को दबाने में ही आप लोग देखोगे 3-4 साल आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाते हैं। कितने साल देखने को मिलेंगे? 3-4 साल। ठीक है, इस क्रांति को पूरी तरीके से दबाने में निकल गए। अब लॉर्ड कैनिंग जब पूरी तरीके से भारत में शांति स्थापित कर दिए इस क्रांति के बाद, तो उनका वापस से ध्यान गया इस ओर। कहां? भारत की इस उत्तर पश्चिमी सीमा में जो ईंट मन की अस्थियां मिल रहे थे उधर। तो उनको ख्याल आया कि मेरे पास 4 साल पहले एक बंदा आया था जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम। उसने मुझे कहा था कि तुम्हें एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। तो बेटा देखो, लॉर्ड कैनिंग 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की क्या कर रहा है? स्थापना कर रहा है। कौन? लॉर्ड कैनिंग। इसे बच्चों एएसआई कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एएसआई कहा जाएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाएगा बेटा लोग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कब बना? 1861 में बना। आप लोगों से सीयूटी और चाहे बोर्ड हो, आप लोगों के दोनों के यहां से क्वेश्चन बनेंगे, और बोर्डवा ने तो प्रश्न पूछा ही है साहब। अब सुनिएगा बेटा, अब लॉर्ड कैनिंग ने इस डिपार्टमेंट को बना दिया, और ये करेगा क्या बेटा? ये डिपार्टमेंट ये खुदाई करेगा, है ना, और इस हड़प्पा सभ्यता को निकालने का काम करेगा। इसी पर्पस के साथ इस डिपार्टमेंट को लॉर्ड कैनिंग बना रहा है। अब इस लॉर्ड कैनिंग ने इस डिपार्टमेंट को बनाया साहब, फोन लगाया, है ना। चलिए, हाँ त्रिशा, बिल्कुल संडे के दिन क्लास लूंगा महात्मा गांधी वाले की। मेरी बात सुनिएगा बेटा लोग, लॉर्ड कैनिंग ने फोन लगाया अलेक्जेंडर कनिंगम को। अलेक्जेंडर कनिंगम, किसको कॉल लगाया? अलेक्जेंडर कनिंगम को। और फोन लगा के कहा कि भाई मैंने एक डिपार्टमेंट जो तुम मुझे 4 साल पहले सलाह देके गए थे वो डिपार्टमेंट बना दिया है, लेकिन तुम्हारे लिए एक समस्या ये रहेगी कि इस डिपार्टमेंट का मैं महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, इसका प्रथम महानिदेशक भी तुम्हें ही बनाऊंगा। प्रथम महानिदेशक, है ना, इसका प्रथम महानिदेशक भी किसको बनाया? क्या कहा अलेक्जेंडर
कनिंगम को लॉर्ड केनिंग ने कि भाई तुमने ही सलाह दी थी डिपार्टमेंट को बनाने की, मैंने बना दिया। और इसका प्रथम महानिदेशक किसको बनाया? तो अलेक्जेंडर कनिंगम को ही बनाया। अब बात ये आती है, आपकी एनसीईआरटी कहती है कि क्या अब जो डिपार्टमेंट अलेक्जेंडर कनिंगम ने मांग की थी, क्या ये डिपार्टमेंट जो बना, क्या ये हड़प्पा सभ्यता को खोज लेगा? क्या ये सही से हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करके बाहर निकालने का काम कर पाएगा? जानने के लिए देखिए आगे। अब बच्चों हुआ क्या, आपकी एनसीईआरटी कहती है कि कनिंगम को भ्रम हो गया साहब, है ना। अरे कनिंगम साहब को क्या हो गया बेटा लोग? तो भ्रम। ठीक है, अली सर कैसा भ्रम हो गया कनिंगम साहब को? बच्चा आपकी एनसीईआरटी तो यही कहती है कि कनिंगम को जो ईंटें मिली, जो मोहरें मिली, इसकी एक मोहर बड़ी फेमस है साहब, इस मोहर को देखिएगा, ये कनिंगम के ही मोहर है। ठीक है, जो कनिंगम को मिली थी। ठीक है, इस कनिंगम ने इस मोहर को, सुनिएगा बेटा, कनिंगम ने इस मोहर को, ठीक है, ढूंढने का प्रयास किया, कहां? वेदों के अंदर। सबसे बड़ी भूल थी बच्चों, इसने ऋग्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ते पढ़ते तो ये खुद ही टाई फिश हो गया, इसकी मौत हो गई भाई। सबसे बड़ी भूल रहेगी इसकी। इसको ये लगा कि हड़प्पा सभ्यता कोई बहुत बड़ी सभ्यता नहीं है, एक छोटी सी सभ्यता इसने माना। ठीक है, हड़प्पा की मोहर जो इसको मिली, इसको समझने में असफल रहा। यह हड़प्पा का टाइम पीरियड निर्धारित करने में यह पूरी तरीके से असफल रहा। इसने वैदिक काल से जोड़कर देखा। क्यों देखा? इसके पीछे का कारण यही है कि उस समय भारतीय इतिहास की शुरुआत कहां से होती थी? तो बच्चा लोग, आप लोग देखोगे वेदों से, आप लोग उस समय भारतीय इतिहास की शुरुआत देखोगे। इसीलिए हड़प्पा को भी इन्होंने वेदों में ही ढूंढने का प्रयास किया और इन्होंने केवल लिखित प्रमाणों पर ही विश्वास किया, जिस वजह से ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे। तो कनिंगम को क्या क्या भ्रम हुआ, ठीक है, ये बातें भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर है क्या सभी को? क्या अब बात यह थी कि अली सर कनिंगम भी डिपार्टमेंट बनवाने के बाद भी, अच्छा आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों को कमेंट में बताइएगा, क्वेश्चन आ जाए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना? एफआई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। कमेंट करिए जरा, सभी लोग कमेंट करिए एक बार, और सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर लीजिएगा, है ना। कनिंगम का भ्रम, ठीक है। अब बात आती है इसके अली सर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई कब? तो बच्चों दौर आया 1920 का। ठीक है, दौर आया कौन सा? 1920 का दौर आप लोग देखोगे। और 1920 के दौर में हुआ क्या अली सर? बच्चों 1920 के दौर में आप लोग देखोगे, ठीक है, एएसआई की कमान थी। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कमान थी जॉन मार्शल के पास। मतलब आप लोग देखोगे ये एएसआई के क्या थे? तो महानिदेशक थे। ये क्या देखने को मिलेंगे बेटा लोग? आप लोगों को महानिदेशक देखने को मिलेंगे। कौन? तो जॉन मार्शल साहब, है ना। और जॉन मार्शल साहब ने एक टीम बनाई। उस टीम को आप लोग देखोगे, ठीक है, दयाराम साहनी को कहा कि भाई तुम हड़प्पा क्षेत्र की खुदाई करोगे। ठीक है, दयाराम साहनी को कहां की जिम्मेदारी दी गई? हड़प्पा की जिम्मेदारी दी गई। वही मैं बात करूं, आरडी बनर्जी को जिम्मेदारी दी गई मोहन जोदड़ो की। कहां की दी गई बेटा लोग? तो मोहन जोदड़ो की जिम्मेदारी दी गई, है ना। तो हड़प्पा की जिम्मेदारी दयाराम साहनी को, और दयाराम साहनी ने इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाते हुए 1921 में, ठीक है, हड़प्पा की क्या कर ली? खोज कर दी भाई, खोज निकाला। ठीक है, पूरा के पूरा शहर, ठीक है, इन्होंने बाहर लाके निकाल के हम लोगों को दे दिया। तो वही मैं बात करूं आरडी बनर्जी की, जिनको राखालदास बनर्जी कहते हैं, इन्होंने 1922 में हमारे सामने मोहन जोदड़ो को लाकर रख दिया साहब। तो इस प्रकार ये आप लोग देखोगे, ठीक है, ये पूरी के पूरी सभ्यता हम लोगों को सामने की तरफ आती हुई दिखाई यहां पर दे जाती है। ठीक है, तो कब खोज ली गई? 1921 में खोज ली गई। आप लोगों से बोर्ड में एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता किसके निर्देशन में खोजी गई, किसके डायरेक्शन में खोजी गई? ऐसी बातें आप लोगों से एग्जाम के अंदर, ठीक है, पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इतना क्लियर है क्या सभी को बच्चा बाटी? ठीक है, चलिए, और बात ये आती, कुछ बच्चे यहां 1924 लिख रहे हैं बेटा, देखिएगा 1924 में बच्चों, ठीक है, जॉन मार्शल साहब ने घोषणा की थी, है ना। इनकी घोषणा छपी थी 1924 में कि हड़प्पा सभ्यता खोज ली गई है ना। लेकिन 1921 में ही खोज ली गई थी वैसे, लेकिन ऑफिशियली अनाउंस कब की गई थी? 1924 में की गई थी। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए, अगर बोर्ड में आप लोग प्रश्न कर रहे हो, ठीक है, हाँ हाँ भाई शिवम गुप्ता, मैं संडे के दिन करा दूंगा बेटा, है ना, उसको। ठीक है, इतना क्लियर है क्या सभी को? चलिए, अब आगे चल के हम लोग हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार देखेंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है चलिए, ठीक है। और एक चीज और बता दूं बच्चा, आप लोगों को जिस बच्चे को भी ऐप की क्लासेस लेनी हो, ठीक है, आप लोग मुझे इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, अभी क्लास एंड नहीं हुई है, अभी आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर लेना अगर आप लोगों को हमारे महापैक का हिस्सा बनना है। ठीक है, और अपनी सीयूटी की तैयारी को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, सीयूटी प्लस में बोर्ड भी करना हो तो बोर्ड भी आप लोग, इसके लिए भी आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को मात्र, ठीक है, 3200 में आप लोगों को कोर्स दिलवा दूंगा साहब। ठीक है चलिए, बढ़िया से महापैक के अंदर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वापस से। ठीक है, भौगोलिक विस्तार देखते हैं। ठीक है बच्चा लोग देखिएगा, हमारी जो हड़प्पा सभ्यता रही, ठीक है, इसका हम लोग भौगोलिक विस्तार, एक बढ़िया से फोटो बना लेता हूं मैं आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, ठीक है चलिए, बात ये आती है कि अली सर, हड़प्पा सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है, ठीक है, सबसे पहले बच्चा देखो भौगोलिक विस्तार में ये कुछ डाटा देख लो बेटा, है ना, इसका क्षेत्रफल कितना है ना, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल ये हम लोग बात करें, ठीक है, इसका एरिया कितना है ना, इसका एरिया हम लोगों को कितना देखने को मिलता है बेटा, तो 12,99,000, देखिएगा 12,99,000, ठीक है, 600 वर्ग किलोमीटर में आप लोगों को ये सभ्यता फैली हुई दिखाई दे जाती है। कितने किलोमीटर में फैली है बेटा, ठीक है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, आप लोगों को ये देखने को मिल जाती है। ठीक है चलिए, है ना, इधर देखिएगा सभी लोग। ठीक है, और ये क्लास रोज, हाँ हाँ मैं प्रैक्टिस आंसर राइटिंग भी करवाऊंगा, ठीक है, टेंशन ना लो। कितना एरिया है बेटा इसका, फिर बात ये आती है अली सर ये दिखाई कैसी देती है, मतलब इसका स्वरूप कैसा है ना, स्वरूप कह लो या इसका नेचर कह लो या इसकी प्रकृति कह लो। अगर आप लोगों से एमसीक्यू बन जाए, सुनना ये सब एमसीक्यू का डाटा है बेटा, और तुम लोगों को इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, ये कहीं लिखा मिल जाएगा। तो इसका स्वरूप ये कैसी दिखाई देती है, इसका नेचर कैसा है अली सर, तो बच्चों आप लोग देखोगे त्रिभुजाकार है। कैसा है लल्ला, त्रिभुजाकार आप लोगों को देखने को मिलेगा। अली सर ये समझ में ना आवे हम लोगों को त्रिभुजाकार, तो लल्ला देख, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। त्रिभुजाकार मतलब आप लोग, अली सर इसका मतलब क्या है बच्चा, तो ये पूरी सभ्यता जो है ना, इस प्रकार के ट्रायंगल में आप लोगों को देखने को मिलती है ना, इस पूरे इस हिस्से में ये सभ्यता आप लोगों को डली हुई दिखाई देती है। इसलिए कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका स्वरूप या इसका नेचर कैसा है या इसकी प्रकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी बेटा। ये सारी बातों से आप लोगों को अवगत रहना है ना। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे, ये हटा देता हूं मैं आप लोगों के लिए। अब कुछ नोट लिखूंगा बेटा, और ये नोट का कंटेंट सब एमसीक्यू आप लोगों का। ठीक है, क्या लिखने वाले हो अली सर, ठीक है, देखो पहला फैक्ट, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है ना, हड़प्पा सभ्यता का, ये एमसीक्यू है बेटा, है ना, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। और हमारा वन शॉट 2 दिन में एक चैप्टर खत्म करेगा भाई, हमारे चैप्टर बड़े हैं, है ना। सबसे बड़ा स्थल कौन है बेटा, मोहनजोदारो है। और जो बच्चे दिन में रिकॉर्डिंग देखे भाई, रात को 8 बजे क्लास चलती है ये, है ना, ठीक है, मोहनजोदारो है बेटा। ठीक है, कौन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदारो है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा था, ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह, है ना, प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है, कौन है, तो वो लोथल आप लोगों को देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा बेटा, लोथल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है चलिए, इसके अलावा हम लोग बात करें, ठीक है, भारत में, ठीक है, भारत में 3 फैक्ट बता दिए बेटा, है ना, 3 फैक्ट हो गए। ठीक है, भारत में, ठीक है, भारत में हड़प्पा सभ्यता का, भारत में, ठीक है, भारत में हड़प्पा सभ्यता का, है ना, भारत में हड़प्पा सभ्यता का, है ना, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। ठीक है, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। ठीक है, सब बातें आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, राखी गढ़ी है। ठीक है, कौन है बेटा लोग, तो राखी गढ़ी आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना, राखी गढ़ी अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को यहाँ पर, है ना, टेंशन ना लीजिएगा। कौन है, तो राखी गढ़ी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वही मैं बात करूं भारत में, है ना, भारत में, ठीक है, भारत में हड़प्पा सभ्यता के, है ना, भारत में, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है, सर्वाधिक स्थल
ठीक है, सर्वाधिक स्थल कहां से मिले हैं, है ना, सर्वाधिक स्थल कहां से मिले हैं बेटा, तो गुजरात से मिले हैं ना। सबसे ज्यादा स्थल कहां से मिले हैं बेटा भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता के, तो गुजरात। ये सारी बातें आप लोगों को बेटा पता होना चाहिए मेरे लाल लालियों। मैंने सारी बातें आप लोगों को बढ़िया से लिख के दे दी हैं, जिससे कि आप लोगों को कोई किसी प्रकार की क्या ना आ सके, तो कोई दिक्कत ना आ सके, और आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को क्या कर सको, आगे बढ़ा सको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं लल्ला। ठीक है, अब मैं बात करूं आप लोगों से कुछ प्रमुख स्थलों की, है ना, हड़प्पा सभ्यता के। देखो बेटा लोग, एक नदी बहती है यहां से, देखिएगा एक नदी बहती है यहां से जिसका नाम है सिंधु नदी, है ना। सिंधु नदी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और सिंधु नदी पे ही आप लोग देखोगे पाकिस्तान में यहां पर मोहनजोदड़ो देखने को मिलता है। यहां कौन देखने को मिलता है बेटा, मोहनजोदड़ो आप लोगों को देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो लिख देता हूं मैं, ठीक है, मोहनजोदड़ो हम लोगों को देखने को मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, और बात करें अली सर हम लोगों का हड़प्पा कहां पड़ता है, तो रावी नदी यहां से आती है और पाकिस्तान के पंजाब में चली जाती है ना। तो यहां आप लोगों को हड़प्पा देखने को मिलेगा, है ना, रावी नदी के किनारे हड़प्पा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी सिंधु नदी पे ही मोहनजोदड़ो के जस्ट सामने आप लोगों को चनहुदड़ो देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा बेटा, चनहुदड़ो। कुछ बेसिक देख लो, अभी पूरी टेबल आएगी बेटा, आप लोग भी मेरे साथ साथ दोहराते जाइए बढ़िया से। मेन आप लोगों को स्थल पता चल जाएंगे, है ना। हड़प्पा रावी नदी पर है, चनहुदड़ो और मोहनजोदड़ो ये दोनों कहां देखने को मिलेंगे बेटा आप लोगों को, तो ये देखने को मिलेंगे सिंधु नदी के ऊपर। यहां लिख देता हूं मैं, ये कौन सी नदी है बेटा, सिंधु नदी आप लोगों को देखने को मिलेगी। वही मैं बात करूं आप लोगों से, यहां हम लोगों को, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर देमाबाद देखने को मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल हम लोगों को देखने को मिलता है। गोदावरी की सहायक परवरा नदी के ऊपर हम लोगों को देखने को मिलता है। यहां राजस्थान से हम लोगों को, ठीक है, कालीबंगा नामक शहर मिला है। कौन सा शहर मिला है बेटा, कालीबंगा नामक एक शहर मिला है हम लोगों को। तो वही मैं बात करूं आप लोगों से, यहां से हम लोगों को लोथल देखने को मिलता है, भोगवा नदी के किनारे गुजरात से, है ना, गुजरात से हम लोगों को लोथल देखने को मिलता है। तो वही मैं बात करूं हरियाणा से हम लोगों को राखी गढ़ी देखने को मिलता है। कौन देखने को मिलता है, राखी गढ़ी हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ स्थल और भी हैं जो आप लोगों की एनसीईआरटी में बखान किए गए हैं। जैसे मैं बात करूं बच्चों, चोलिस्तान किसे कहा जाता है, ठीक है, किसकी बात करें, चोलिस्तान किसे कहा जाता है बेटा। लोग देखिएगा, चोलिस्तान कहां पड़ता है बेटा, देखो हमारे यहां इधर देखिएगा बेटा, ए लल्लाओ इधर देखिएगा, इधर आप लोगों को ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये भारत के अंदर थार का मरुस्थल है ना। ये भारत में क्या है बेटा, थार का मरुस्थल है। और ऐसे ही तुम लोग पाकिस्तान में जाओगे ना, ये इसी हिस्से से टच पाकिस्तान में, तो यहां आप लोगों को, ठीक है, इसी मरुस्थल का विस्तार पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है। तो पाकिस्तान में जो थार का मरुस्थल वाला हिस्सा है ना, उसको चोलिस्तान बोलते हैं बेटा, है ना। देखो यहां लिख रहा हूं मैं, चोलिस्तान बोलते हैं, पता होना चाहिए। और चोलिस्तान से आप लोग देखोगे मिट्टी का बना हल मिला है। आप लोगों को एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से बात लिखी है ना बेटा। आंसर हाँ बताऊंगा मेरे बेटा, है ना। ठीक है, चोलिस्तान आप लोग यहां पर देखोगे, ठीक है, पाकिस्तान वाला जो, जैसे हमारे वाले को क्या कहते हैं हम लोग, थार का मरुस्थल कहते हैं। तो ऐसे पाकिस्तान में जो थार का मरुस्थल फैला है पाकिस्तान में, उसे क्या कहते हैं बेटा, बोलो जल्दी से, तो चोलिस्तान कहते हैं। और यहीं से मिट्टी का बना हल आप लोगों को देखने को मिलता है। ऐसे ही एक स्थल और है बेटा, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर है ना, अफगानिस्तान के अंदर है। आपकी एनसीईआरटी में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया गया है, सुरतो घाई। कौन सा बताया गया बेटा लोग, तो सुरतो घाई आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। सुरतो घाई आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। और सुरतो घाई से आप लोग देखोगे कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं अली सर, तो यहां से आप लोग देखोगे नहर के साक्ष्य मिले हैं बेटा। किसके साक्ष्य मिले हैं, यहां से नहर के साक्ष्य आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यहां से आप लोग देखोगे नील रत्न के साक्ष्य मिले हैं, है ना, नील रत्न के आप लोगों को, जिसको लाजवर्त या लैपिस लजूली कहा जाता है। तो ये सारे साक्ष्य आप लोगों को यहां से, ठीक है, देखने को मिलेगा। हाँ हाँ भाई, हल भी देखने को मिलेगा, है ना, यहां से हल भी मिला है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इतना क्लियर है क्या भाई, बोलो जल्दी से यस या नो। ठीक है, सभी यहां तक क्लियर है क्या, बड़ा मजा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ के। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था, ईंट मनके तथा अस्थियां, इसको लगभग मैंने आधा करवा दिया था। 45 मिनट की क्लास थी हम लोगों की। उसी के आगे मतलब आज इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करने का काम करेंगे। उससे पहले आप लोग सभी, ठीक है, इस सेशन को शेयर कर लो यार बच्चा लोग, और बढ़िया से अपने दोस्त यार भाई बहन सबको बुला लो। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को सभी को बता दूं बच्चा लोग, ठीक है, कि ये पीडीएफ कहाँ डाली है कल मैंने। ठीक है, तो आप लोगों को कैपिटल लेटर में लिखना है CUT हिंदी। ठीक है, CUT हिंदी लिखना है, टेलीग्राम पे जाके CUT हिंदी कैपिटल लेटर में, और ब्रैकेट में लिखा होगा हिस्ट्री बाय अली सर, है ना। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा।
ठीक है सभी लोग, ठीक है। हाँ सभी को गुड इवनिंग भाई। ठीक है, तो सभी लोग सेशन को लाइक कर लो, है ना, बढ़िया से बच्चा पार्टी। हाँ क्लास स्टार्ट कर दी है मैंने, ठीक है। आशीष शुक्ला गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, प्रणाम बेटा, इंडिया प्रेसिडेंट। ठीक है, सभी लोग अपने दोस्त यारों को बुला लो यार, ठीक है। एमडी रहमत हेलो बेटा। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए सीयूटी हिंदी लिखिएगा टेलीग्राम पे, ब्रैकेट में हिस्ट्री बाय अली सर लिख कर आएगा, है ना। ठीक है, ओके सिमरन बेटा, चलेगा बेटा, आज पहला भी दिन है आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी बात सुनिएगा, कल मैंने आप लोगों को कहा था कि पहला चैप्टर का जो वन शॉट होगा आप लोगों का, वो मैं इंट्रो बताऊंगा। इंट्रो मैंने कल बता दिया। कल खोज का इतिहास मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया, किसका, हड़प्पा सभ्यता या ठीक है। इसका भौगोलिक विस्तार, मतलब इसके हम लोगों ने 3 पॉइंट बढ़िया से डिस्कस कर लिए। आज हम लोग इसके स्थलों को देखेंगे, इसका जीवन देखेंगे, यहाँ का पतन देखेंगे, ठीक है। यहाँ के सामाजिक आर्थिक धार्मिक हम लोगों को बातों को देखते हुए इस चैप्टर को क्या करेंगे हम लोग, सभी लोग फिनिश करेंगे, है ना। सभी लोग बढ़िया से जुड़ जाइए, बहुत शानदार बहुत शानदार, सुकून से पढ़िए बेटा, पढ़ने आए हो बढ़िया से, जल्दबाजी मत करिएगा, बढ़िया से पढ़िए। सभी सभी को बहुत सारा गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। और जो बाद में इसको रिकॉर्डिंग देखें बेटा, इस वन शॉट को, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। बाद में आप लोग जब इसको एग्जाम टाइम पे देख रहे होंगे, जब आप लोगों का बोर्ड हो रहा होगा, तो बच्चों उस टाइम पे हम लोग लाइव क्लास भी ले रहे होंगे। हम उस टाइम पे आप लोगों के लिए पीवाईक्यू करा रहे होंगे, मॉक टेस्ट करा रहे होंगे। तो आप लोग इस चैनल को लाइव सेशन में भी आना ना भूलिएगा। ये उन लोगों को बोल रहा हूँ जो बाद में आगे चल के रिकॉर्डिंग देखेंगे एग्जाम टाइम पे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा आज। और जिस बच्चे को भी कोर्स लेना हो हमारी ऐप का, ये भी बता देता हूं आप लोगों को, तो 3200 में दिलवा दूंगा मात्र बेटा, सीयूटी प्लस बोर्ड दोनों का। तो मेरी मेंटरशिप रहेगी आप लोगों के साथ में, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। हमारे पास 2 महापेक के अंदर आप लोग देखोगे, एकलव्य बैच रनिंग में है और द्रोणाचार्य बैच आप लोगों के लिए 15 सितंबर से चालू है, ठीक है। तो आप लोग हमारी बैचेस से भी जुड़ सकते हैं, तो मुझे इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग, ठीक है, जितना भी हम लोगों ने कल पढ़ा था, इससे आगे निकलकर मैं आप लोगों को थोड़ा सा आज यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्थलों पर नजर मार लेते हैं फटाफट अंदाज में। देखो बेटा लोग, हम लोग बात करें हड़प्पा सभ्यता का, एक स्थल हम लोगों को देखने को मिलता है। कौन सा स्थल देखने को मिलता है, देखिएगा। अब थोड़ा से स्थल दिखा रहा हूं, है ना, कौन कौन से स्थल जो मैंने आप लोगों को कल नहीं दिखाए होंगे शायद। बच्चों देखो, हड़प्पा कहां पड़ता है, हड़प्पा पड़ता है रावी नदी के किनारे, ठीक है। आप लोगों को मोंटेगोमारी जिला पड़ता है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, आपको पता होना चाहिए, है ना। मोहनजोदड़ो, जिसको सिंधी भाषा में हम लोग बात करें मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। कहां पड़ता है बेटा, ये सिंध प्रांत के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, तो ये पता होना चाहिए। इसकी खोज 1922 में किसने की थी बेटा, तो आरडी बनर्जी के द्वारा की गई थी, है ना। यहां से क्या क्या मिला है बेटा, मोहनजोदड़ो से देख लो, यहां से एक स्वास्तिक चिन्ह मिला है, यहां से सार्वजनिक स्नानागार मिला है जिसको ग्रेड बाथ कहा गया है बेटा, कांसे की नर्तकी की मूर्ति का मिली है, एक अन्नागार मिला है, पशुपति शिव की मोहर। इन सारे एविडेंस को आप इस फोटो में देख सकते हो। ये पशुपति शिव की मोहर है बेटा, एक व्यक्ति योगासन की मुद्रा में बैठा है इसमें। हाँ सभी को बेटा गुड इवनिंग, वालेकुम सलाम बेटा, है ना। सभी लोग सुकून से पढ़ो यार बेटा, बढ़िया से, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये एक योगासन की मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई देगा आप लोगों को, योग कर रहा है, ठीक है। इसके चारों ओर कुछ जानवर बैठे हैं बेटा। इसी को जॉन मार्शल साहब ने क्या कहा था, सो पशुपति शिव कहा था, याद रखिएगा बेटा, है ना। ये आप लोगों को कांसे की नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल कहा गया इसे, है ना। ये स्वास्तिक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। तो वही हम लोग बात करें, ये हम लोगों को स्नानागार हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें जो आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा लोग, ठीक है, इसके माध्यम से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। इसके अलावा मैं बात करूं आप लोगों से लोथल की। लोथल आप लोगों को गुजरात के अंदर भोगवा नदी के किनारे देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसकी खोज की मैं बात करूं आप लोगों से, रंगनाथ राव के द्वारा इसकी क्या की गई है, खोज की गई है। यह एक बंदरगाह है,
ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां से धान के प्रमाण मिले, मतलब यहां से चावल के साक्ष्य आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सीधे एमसीक्यू बनते हैं बेटा, है ना। जय हिंद बेटा, है ना। चलिए, इसके अलावा आप लोग देखोगे यहां से मन के बनाने के कारखाना भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। आशा करता हूं कि यहां तक में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग बात करें। ठीक है, देखो बेटा, कालीबंगा है ना, अगला स्थल देखो, कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे, इसी को सरस्वती नदी भी कहा जाता है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है बेटा, तो काले रंग की चूड़ियां हम लोगों को इसका शाब्दिक अर्थ देखने को मिलता है। बात ही आती है अली सर, इसको किसने खोजा है, तो अमलानंद घोष ने आप लोग देखोगे इसको खोजा था। ठीक है, और यहां से हल द्वारा जूते हुए खेतों के साक्ष्य, और ये क्वेश्चन आप लोगों की बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है भाई। ये एमसीक्यू 1000 बार आ चुका होगा कि कहां से जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो कहां से देखने को मिलेंगे बेटा आप लोगों को, तो कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। वही मैं बात करूं चनहुद्रो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलता है बेटा ये भी, तो सिंध प्रांत के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी खोज किसने की थी, तो नानजी गोपाल मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहां से मनके बनाने का कारखाना है मिला है। मनके किससे कहा जाता है बेटा, मोती। यहां मोती बनते थे बेटा, है ना, मोती। और मोतियों से ये लोग क्या बनाते थे बेटा, लोग आभूषण बनाते थे, सजने संवरने का आइटम बनाते थे, है ना। तो याद रखना, मनके बनाने का कारखाना आपको देखने को मिलता है। और यहां से लिपस्टिक की भी साक्ष्य मिले हैं। ये चनहुद्रो इस काल का ब्यूटी पार्लर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सभी लोग सेशन को लाइक जरूर करिएगा यार, है ना। इसके बाद में बात करूं आप लोगों से, एक स्थल हम लोगों को देखने को मिलता है धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा जिसका अर्थ होता है सफेद कुआं। यह हम लोगों को गुजरात के कच्छ क्षेत्र से देखने को मिलता है। और किस नदी के किनारे है अली सर ये, तो खातिर बेत नदी के किनारे हम लोगों को देखने को मिलता है। इसकी खोज बीबी लाल ने 1959 में की। आगे चल के आरएस विष्ट ने भी, ठीक है, आप लोग देखोगे इस धोलावीरा की खोज में, ठीक है, अहम योगदान दिया है। और आप लोगों को यह देखने को मिलेगा कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर है धोलावीरा, जो 3 अलग अलग दुर्गों में बटा हुआ हम लोगों को यह देखने को मिल जाता है ना। तो ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। मैं राखीगढ़ी की बात करूं, यह भी घग्गर नदी के किनारे है, हरियाणा के अंदर। सूरजभान ने 1963 में इसकी खोज की थी। और हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित यह सबसे बड़ा स्थल हम लोगों को देखने को मिलता है। इसी प्रकार में आप लोगों से बात करूं बनावली की, यह हरियाणा के रंगोई से हम लोगों को देखने को मिलता है। यह क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड में पूछ लिया गया है कि मिट्टी का बना हल कहां से मिला है और कहां से ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिला है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जानी जाती है अपने ड्रेनेज के लिए। और हड़प्पा सभ्यता में कहां से हम लोगों को ड्रेनेज देखने को नहीं मिलता है, तो बनावली से। और मिट्टी का बना हल भी हम लोगों को यहीं से देखने को मिलता है। चोलिस्तान कहां पड़ता है बेटा, तो पाकिस्तान के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। और यहां से भी हम लोगों को मिट्टी का बना हल देखने को मिलता है ना बेटा, यहां से भी मिट्टी का बना हल। तो कुल 2 जगह से, एक चोलिस्तान से और एक बनावली, दोनों जगह से हम लोगों को यह मिट्टी का बना हल। तो सीधे सीधे आप लोगों से एमसीक्यू आप लोगों को एक भी ना छूटे, इसलिए बेटा आप लोगों के लिए टेबल यहां पर मैंने दी है ना, जिससे कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। चलिए अब बात करते हैं बेटा हम लोग हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं पे। सभी लोग तैयार हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के लिए? चलिए थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, है ना। सबसे पहले तो आपको यह बता दूं बेटा कि हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं होंगी, हम इस सभ्यता को, मैं जब भी पढ़ाता हूं इसको इसको ये बात जरूर बोलता हूं कि ये सभ्यता को हम लोग आज नहीं पढ़ रहे होते अगर इस सभ्यता की ये विशेषताएं नहीं होती, है ना। ये विशेषताएं ही इस सभ्यता को यूनिक बनाती है, स्पेशल बनाती है। अली सर ऐसा क्या है इसके अंदर, तो देखिएगा बेटा, समझिएगा बच्चों। और आप लोगों की बोर्ड में सीधा क्वेश्चन लिखने को आया है, आप किसी भी बोर्ड से हो, आप एमपी हो, सीजी हो, राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, ठीक है, सीधा लिखने को आता है बेटा लोग क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है बेटा कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है, जो प्रमुख तत्व हैं, ठीक है, इनका वर्णन कीजिए। तत्व लिख के भी आ जाए तो बेटा विशेषताएं ही वो आप लोगों से बोल रहा है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो बस इन 6 पॉइंट को आप लोगों को लिखना है बेटा।
ठीक है, नगर नियोजन के ऊपर लिखना है, ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे अहम विशेषता है। ठीक है, सार्वजनिक स्नानागार मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ये भी हड़प्पा सभ्यता की सबसे अहम विशेषता है। ईंटें, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम ही है, मनके आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है, मोहरें, इस पे भी चर्चा करेंगे, और लिपि पे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की इन विशेषताओं को डिस्कस करें उससे पहले ये 3 फोटो आप लेना बेटा। ये नर्तकी की मूर्ति है, आप लोग देखोगे। ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलती है। ये मातृ देवी की प्रतिमा देखने को मिलती है बेटा, मातृ देवी की प्रतिमा देखने को मिलती है, मातृ देवी है ये, और ये उर्वरता की देवी है। कुल ऐसी 3 देवियां आप लोगों को यहां देखने को मिल रही है बेटा, है ना। तो आप लोग लिख सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता से मातृ देवी की मूर्तियों का मिलना, किसका मिलना बेटा? ठीक है, हाँ पूजा बेटा, रिवीजन हो रहा है बेटा। ठीक है, इधर देखिएगा। तो बात कर रहा था मैं, तो आप लोगों को विशेषताएं लिखने को आए तो एक एक पॉइंट इनके ऊपर भी लिख सकते हो आप, है ना। इससे आप लोग थोड़ा सा भी वो मत करिएगा कि अच्छा, है ना। चलिए, अब इधर देखिएगा बेटा, अब एक एक करके आप लोगों से ये सारी बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं, है ना, बढ़िया से। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करूं यहाँ का नगर नियोजन सिस्टम, कि यहाँ का नगर नियोजन सिस्टम कैसा था, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग। बच्चों, मैं बात करूं कि नगर नियोजन का मतलब क्या होता है, अली सर बेटा देखिएगा, बारीकी से समझिएगा। आप लोगों को एक सीधा लघुत्तरी प्रश्न यहां से भी लिखने को आ सकता है। क्या प्रश्न आ सकता है अली सर? कि नगर नियोजन प्रणाली पर लिखिए, है ना, या हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन सिस्टम के ऊपर एक टिप्पणी कीजिए, या उस पर प्रकाश डालिए। तो इसके सारी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा लोग, है ना। तो चलिए बात करूं मैं आप लोगों से नगर नियोजन प्रणाली की। तो नगर नियोजन का मतलब क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है अली सर? तो बेटा इसका शाब्दिक अर्थ होता है नगरों को, है ना, नगरों को, ठीक है, नगरों को व्यवस्थित रूप से बसाना, है ना, नगरों को व्यवस्थित, ठीक है, नगरों को व्यवस्थित रूप से, ठीक है, नगरों को व्यवस्थित रूप से बसाना, है ना। ये इसका शाब्दिक अर्थ आप लोगों को देखने को मिलता है। मतलब घरों को या नगरों को बनाने से पहले उसकी क्या करना बेटा? नियोजन करना, या उसकी, ठीक है, प्लानिंग करना। यही आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका अर्थ। ठीक है, चलिए, कोई नेट इशू नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है यार, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, चलिए। हाँ भाई सुधांशु, इसकी भी होगी बेटा, है ना। चलिए, तुम लोग सवाल ना करो यार बेटा, पढ़ते जाओ। देखो मेरे को भी, मैं ये नहीं चाहता कि हम चीजें डिस्टर्ब करें, है ना। बढ़िया से सुकून से पढ़ो यार। ठीक है, मैं पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूं ना। ठीक है, कि आप लोग बढ़िया से देखते जाओ, एक बार आपका रिवीजन हो जाए शॉर्ट में बढ़िया से, है ना। इसीलिए तो इसको वन शॉट बोलते हैं बेटा, कि कम कम में आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो जाए। बच्चों, बात किया जाए कि सर ये नगरों को किस रूप से कैसे बसाते थे, ठीक है, क्या क्या। तो बेटा देखो, ये नगर नियोजन में देखिएगा, ये नगर नियोजन में ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। किसको अपनाते थे बेटा? ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। इसी को क्या कहा जाता है बेटा? जाल पद्धति भी कहा जाता है ना। तो घरों को बनाने के लिए या नगरों को बसाने के लिए ये जाल पद्धति का प्रयोग करते थे, है ना। तो अगर आप लोगों को ये उत्तर लिख रहे हो सिर्फ नगर नियोजन के ऊपर, तो आपको ऐसा ही लिखना है जैसा मैं बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ लिखिए, ठीक है, बढ़िया तरीके से। इसके बाद ये लिखिए कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन ग्रिड या जाल पद्धति पर आधारित था। ठीक है, अब सुनिएगा बेटा, यहां के नगर नियोजन में बात करूं आप लोगों से, क्या क्या हम लोगों को देखने को मिलता है, मतलब यहां के नगर नियोजन की हम लोगों को अली सर क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं। देखिएगा, मैं आप लोगों को सारी विशेषताएं लिख देता हूं। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं अली सर हम लोगों को? तो पहली विशेषता, समकोण पर काटती सड़कें, है ना। क्या देखने को मिलेगा बेटा? समकोण पर काटती सड़कें हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, समकोण पर काटती, या इसको बाद में लिखता हूं, ठीक है, दूसरी विशेषता लिखेंगे, इसको पहली विशेषता लिखते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के एक एक विशेषता लिख देता हूं, है ना। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, है ना, नगर नियोजन, नियोजन, ठीक है, दुर्गों पर आधारित था। किस पर आधारित था? दुर्गों पर, दुर्गों पर आधारित था, मतलब इनको अलग अलग दुर्गों में बांटा गया था, आधारित था। ठीक है, आधारित था। ठीक है, आप सब जानते हो दुर्ग मतलब क्या? पश्चिमी दुर्ग, पूर्वी दुर्ग, या पश्चिमी शहर, या निम्न शहर। इस प्रकार से इनको क्या किया गया था? सर आज पूरा पढ़ा देंगे। हाँ बेटा, आज मैं पूरा पढ़ा दूंगा इसको, है ना मोहम्मद हमीम।
तो दो अलग अलग दुर्गों में बांटा गया था। पश्चिमी, देखो ऐसा बांटा गया था ना, पश्चिमी ऊपर और पूर्वी की तरफ नीचे, इस टाइप से आप लोग पढ़े हो मुझसे पहले भी, बस मुझे हाँ कर देना कि हाँ सर, एक पश्चिमी था और एक पूर्वी था। तो दो यहाँ का नगर नियोजन आप लोगों को दो दुर्गों पर आधारित देखने को मिलेगा। दूसरी चीज क्या देखने को मिलेगी बेटा आप लोगों को, कि यहाँ की जो सड़कें थी, हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी समकोण पर काटती थी एक दूसरे को। किस पर काटती थी? समकोण पर काटती थी। ठीक है, किस पे काटती थी? समकोण पर काटती थी। ठीक है, चलिए तीसरी चीज क्या लिखेंगे? उत्तम जल निकासी की व्यवस्था थी। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल अव्वल दर्जे का था। उत्तम जल निकासी की उत्तम जल निकासी की व्यवस्था थी। उत्तम जल निकासी की व्यवस्था थी, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्या थी बेटा लोग? उत्तम जल निकासी की व्यवस्था थी। 3 पॉइंट हुए। ठीक है, चौथा पॉइंट आप लोग लिख सकते हो यहां पर। ठीक है, क्या लिख सकते हो भाई? ये विशेषता में भी लिख सकते हो, या वहां लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये लिख सकते हो कि रसोई नहीं, साफ सफाई की व्यवस्था थी। ठीक है, साफ सफाई की व्यवस्था थी। साफ सफाई की व्यवस्था थी, है ना, साफ सफाई की व्यवस्था थी यहाँ के नगर नियोजन में। पांचवा पॉइंट लिख सकते हो कि रोशनी की व्यवस्था थी। ठीक है, रोशनी की व्यवस्था थी। ठीक है, रोशनी की व्यवस्था थी। ठीक है, रोशनी की व्यवस्था थी। इनके भवन, ठीक है, और भी पॉइंट लिख सकता हूं मैं, यहां लिख देता हूं छठवां पॉइंट। इनके जो भवन थे, मतलब जो घर थे, ठीक है, जो घर थे वो आयताकार खंडों में बने थे। ठीक है, आयताकार, है ना, आयताकार खंडों में बने थे। ठीक है, आयताकार खंडों में बने थे और लिख देता हूं भाई, बने थे। इसके अलावा आप लोग देखोगे सातवीं विशेषता क्या लिख सकते हैं? ठीक है, घरों के अंदर से, ठीक है, घरों के अंदर से कुएं के साक्ष्य मिले हैं। घरों के अंदर, ठीक है, घरों के अंदर कुएं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, या घरों के अंदर कुओं का बना मिलना, या साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ऐसा लिख देना, मिले हैं। ठीक है, ये इसकी क्या है बेटा? यहाँ के नगर नियोजन की आप लोगों को विशेषताएं देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, यहां आप लोगों को, अरे पूजा, दुर्ग का मतलब होता है फोर्ट, किला, है ना। तो ये दो प्रकार के किले, एक पश्चिमी और एक पूर्वी, दो प्रकार के, और शहर थे दो प्रकार से, पश्चिमी शहर और पूर्वी शहर। ठीक है, चलिए, नेटवर्क सही तो चल रहा है यार, क्यों बच्चा लोग? सब बढ़िया है बेटा। थोड़ा बहुत हो सकता है बीच बीच में हो जाए, बाकी हल्का सी होगा कभी दिक्कत आई तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं ये सारी विशेषताएं आपके दिमाग में रहेंगी। ठीक है, ये सारी विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की हैं। 7 पॉइंट आप लोगों के लिए काफी हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ हम लोग बढ़े इसमें। अब यहाँ का मैं अगली विशेषता बताऊं आप लोगों को, सार्वजनिक स्नानागार। ठीक है, अगली विशेषता हम लोग बात करें। ठीक है, अगली विशेषता कौन सी है? ठीक है, ओके सूरज बेटा, इधर देखिएगा सभी लोग। अगली विशेषता कौन सी बेटा? सार्वजनिक स्नानागार। इसी को ग्रेड बात कहा जाता है ना बेटा। ठीक है, तो अगर आप लोगों से एमसीक्यू आ जाए यहां से, है ना, ये अगली विशेषता है बेटा, और आप लोग एक आंसर लिख ही रहे हो यहां से, ये आप लोगों का आंसर है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताई। पहला नगर नियोजन लिख दिया आप लोगों ने, दूसरा सार्वजनिक स्नानागार के बारे में लिखिएगा। सबसे पहले तो ये लिखिएगा ये कहां से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, ये बात लिखिएगा जरूर। ठीक है, कहां से मिला है बेटा? मोहनजोदड़ो से मिला है, ये बात जरूर लिखिएगा। और ये जरूर बताइएगा कि इसका उपयोग क्या करते थे ये, है ना। ये सार्वजनिक जो स्नानागार मिला है, ग्रेट बाथ जो मिला है, इसका उपयोग किस रूप में ये किया करते थे? तो बच्चा इतिहासकार इसको लेकर अपना मत देते हैं कि देखो बेटा, एक घरों के अंदर से बाथरूम का मिलना, मतलब सीधी बात है पब्लिक यूज के लिए तो नहीं होगा, मतलब अपना खुद के यूज करने के लिए बाथरूम को यूज करते होंगे। लेकिन एक चौराहे, मोहनजोदड़ो की चौराहे से किसका मिलना बेटा लोग? तो एक पब्लिक बाथरूम का मिलना, जिसको सार्वजनिक स्नानागार कहते हैं। तो इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि इनका कोई ना कोई त्योहार आता होगा साहब, है ना। क्या आता होगा इनका? ठीक है, कोई ना कोई इनका त्योहार आता होगा। ठीक है, और उस त्योहार पे ये लोग सभी इकट्ठा होकर इस बात के अंदर, इसमें क्या करते होंगे? स्नानागार। इतिहासकार तर्क भी लगाते हैं कि इस हिंदू धर्म, जो आधुनिक हिंदू धर्म में है, इसमें भी, ठीक है, स्नान करने की मान्यताएं हैं। तो ये जो लोग हैं हड़प्पा के, वो हमारे ही तो लोग हैं साहब।
तो ये हमारे अंदर स्नान करने की परंपरा कहीं से आई होगी, तो वो हड़प्पा सभ्यता से ही आई होगी। तो उपयोग, सुनना बेटा, आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो आप लोगों को इसके बारे में भी लिखो, तो यही लिखना 2-3 लाइन कि मोहनजोदड़ो से मिला है, इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान में किया जाता था, है ना, धार्मिक अनुष्ठान में इसका उपयोग किया जाता था। बस इतना याद रखिएगा भाई, है ना, अगर आप लोग उस क्वेश्चन को लिख रहा हो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं को, तो ठीक है। हाँ हाँ भाई, शिक्षा कल की भी क्लास थी बेटा, है ना, कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी। अगली विशेषता देखिएगा बेटा, हड़प्पा सभ्यता की ईंट आप लोगों को देखने को मिलता है, और ईंट ही हड़प्पा सभ्यता की जान है साहब, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? पक्की ईंटों का प्रयोग, और उन पक्की ईंटों ने जो यहां के निर्माण में जान डाली थी साहब, आहा हा हा, मजा ला दिया साहब के नहीं, तो आप सब जानते हैं। लेकिन यह जरूर याद रखिएगा कि यहां की जो ईंटें थी, ठीक है, वो किस अनुपात में थी, तो 4:2:1 के अनुपात में आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसका अनुपात कैसे? तो बच्चों यहां की इसकी ईंटों की लंबाई आप लोग देखोगे उनकी चौड़ाई की दुगनी थी, ठीक है, लंबाई कितनी थी, मतलब चौड़ाई 2 है तो लंबाई उसकी 4 होगी, और आप लोग देखोगे चौड़ाई की आप लोगों को आधी, ठीक है, क्या देखने को मिलेगी, ईंटों की मोटाई देखने को मिलेगी। तो 4:2:1 आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता की ईंटों की क्या देखने को मिलती है। बस इतना जो इस पेरा के अंदर लिखा है इतना छाप दीजिएगा साहब। अब बात करें हम लोग मन के, ये भी हड़प्पा सभ्यता की जान है, इसीलिए तो आप लोगों के चैप्टर का नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां। तो ईंट तो आप लोगों ने देख लिया, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता की जान है, क्योंकि पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। कैसी ईंटों का प्रयोग किया गया था बेटा हड़प्पा सभ्यता में? तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, और इन पक्की ईंटों को आप लोग देख सकते हो, ये हड़प्पा सभ्यता से ही हम लोगों को यहां देखने को मिलती है। फोटो मैंने आप लोगों के लिए लगाया है, ये आप लोगों के लिए रेशो हम लोगों को देखने को मिलता है। अब मैं बात करूं आप लोगों से यहां के किसके बारे में बेटा लोग, तो मनकों के बारे में। किसकी चर्चा करें? मनकों के बारे में हम लोग बात करें। सर मनके क्या? तो मनके मतलब होता है बेटा मोती। अरे क्या होता है बेटा? मोती, छोटे छोटे मोती देखे होंगे ना, माला के अंदर आप लोगों ने मोती देखे होंगे, ठीक है, आपके दादा दादी मम्मी पापा पढ़ते होंगे राम राम कृष्ण कृष्ण अल्लाह अल्लाह, ठीक है, यीशु यीशु, जो भी हैं आप लोगों के मानने वाले, आप किसी भी धर्म के, तो हमारे यहाँ ठीक है माला के अंदर मोती, आप लोगों ने मोती से सभी परिचित हैं, तो मनकों को ही मोती कहा जाता है साहब। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मोती का क्या करते थे साहब? तो आभूषण बनाते थे। क्या बनाते थे बेटा लोग? आभूषण बनाते थे, है ना, याद रखिएगा, ठीक है, आभूषण बनाते थे। और मन के बनाने का कारखाना 2 जगह से मिला है बेटा। कहां से मिला है लीसर? मन का बनाने का कारखाना 2 जगह से, एक तो लोथल से मिला है, ठीक है, लोथल से मिला है, और एक चनहुदड़ो से। 2 जगह से हम लोगों को यह देखने को मिलता है ना, याद रखिएगा। और आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, और आभूषण आप लोग देखोगे स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। और यहां के आभूषण धातु और आधातु दोनों के बने होते थे। अरे धातु के भी मिले हैं, धातु में सोना चांदी तांबा कांसा, और आधातु के अंदर आप लोग देखोगे तो लकड़ी पत्थर जैसी चीजों के भी हम लोगों को ये क्या बनाते हुए दिखाई देंगे, तो मोती, और मोती से गले का हार, कड़ा, भुजबंद, नथनी फतनी सब बना लिया करते थे बेटा। तो ये इनके क्या है, मन के आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। मन के बड़े अच्छे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अगला देखते हैं बेटा। अगला देखते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता की एक और अहम विशेषता, मोहरें। ठीक है, मोहर मतलब क्या अली सर? सिल। अरे मोहर का अर्थ क्या होता है लल्ला? तो हम लोगों को देखने को मिलता है सर सिल। अब सिल मतलब क्या अली सर? इसको भी देख लो बेटा लोग, है ना। मोहर की मैं बात करूं, ठीक है, सबसे पहले तो बता दूं ये किस धातु की बनती थी, है ना, किस धातु की बनती थी बेटा? तो स्टेटाइट, जिसको सेल खेड़ी कहा जाता है ना, सेल खेड़ी से बनी थी। किससे बनी थी बेटा? सेल खेड़ी से हम लोगों को देखने को मिलती है। इसी को इंग्लिश में स्टेटाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? स्टेटाइट कहा जाता है ना। तो यहां की जो मोहरें बनती थी वो स्टेटाइट से बनती थी। और यहां की, सुनना बड़ा मजा आएगा आप लोगों को, और यहां की मोहरें अब तक कितनी मिल चुकी हैं? तो 2000 मोहरें मिल चुकी हैं हड़प्पा सभ्यता की। अरे कितनी मोहरें मिल चुकी है बेटा? तो 2000 आप लोगों को देखने को मिलेंगी कि हम लोगों ने यहां की मोहरें अब तक ढूंढ ली है बेटा। और यहां की मोहरों कि मैं बात करूं कि अली सर ये उपयोग क्या लाते होंगे? उपयोग सबका पता होना चाहिए भाई। लिखोगे क्या? शब्द नहीं होंगे तो आंसर में। अरे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं लिखना है तुम लोगों को, तो विशेषताएं नहीं पता होंगी तो लिखोगे क्या, है ना बेटा। चलिए तो उपयोग की बात करें तो उपयोग बेटा ये लिख देना आप लोग कि पहचान के तौर पे, ठीक है, उपयोग में लाते थे ये मोहर को। देखो बेटा लोग, हमारे यहां आज क्या होता है? आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, और भी आप लोग सब जानते हैं दूसरी चीजें होती हैं पहचान
पहचान के तौर पे। तो देखो इनके पास भी तो आधार कार्ड था, तो इनकी आधार कार्ड क्या था, तो ये मोहर ये सील थी। देखो तुम लोग कलेक्टर साहब की क्या लगाते हो, सील विल लगवाते हो ना जाके, या तहसीलदार साहब की फलाने, तो तुम लोग क्या बताते हो, वो सील भी क्या बताती कि अल्लाह फलाना कलेक्टर की सील है ये। अच्छा, तो ये भी तो पहचान बता रही, तुम्हारे पास आइडेंटिटी बता रही है। तो ऐसा ही यहां भी था, क्योंकि ये लोग व्यापारी थे। ज्यादातर हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे, तो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। तो ये व्यापार करते थे, ठीक है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनकी आसानी से पहचान हो जाए कि एक फलाना की क्षेत्र से आया है, ठीक है। तो चलिए कुछ मोहरे देखिए बेटा, और इन मोहरों पर से आप लोगों को पशुओं के चिन्ह देखने को मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के चिन्ह देखने को मिलते हैं, ठीक है। पशुओं की आकृतियां मिलती हैं, जिससे कई सारी चीजें, यहां का धर्म, यहां का समाज, यहां की अर्थव्यवस्था, ये तमाम बातें जानने का हम लोगों को सबसे अच्छा हड़प्पा सभ्यता का कोई साक्ष्य या एविडेंस है यहां की धर्म, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था को जानने और पहचानने का, तो वो मोहर है। आप लोगों से एमसीक्यू बन जाए, बहुत ज्यादा एडवांस, अगर आप सीबीएसई वाले हैं तो वो पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता का समाज, धर्म और अर्थव्यवस्था को जानने का सबसे अच्छा एविडेंस कौन सा है, तो मोहरे हैं, ठीक है। क्योंकि मोहरों पर सब कुछ है बेटा, ठीक है। इनके पशु देखने को मिलते हैं बेटा, ये एक मोहर है, ये पशुपति शिव वाली मोहर है ना बेटा। इस काल में ये दो मोहरें बड़ी फेमस रही, पशुपति शिव की मोहर है, ठीक है। इनको नाम किसने दिया है, जॉन मार्शल ने नाम दिया है ना, जॉन मार्शल ने नाम दिया है, याद रखिएगा। जॉन मार्शल साहब के पास जब आरडी बनर्जी इस मोहर को लेकर आए, क्योंकि ये कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से, तो देखो जॉन मार्शल साहब ने देखा कि अच्छा एक व्यक्ति बैठा है ना, देखो कितना सुकून है क्लास के अंदर, कितना सुकून से पढ़ रहे तुम लोग, है ना। इधर देखिएगा कि एक व्यक्ति है, योगासन की मुद्रा में बैठा है बढ़िया से, लेकिन उसके चारों ओर कुछ गेंडा, भैंसा, ठीक है, बाघ, हाथी, ये कुछ पशु बैठे हैं। ऊपर की तरफ ऐसा त्रिशूल बना है, ठीक है, नीचे दो हिरन बने हैं, ऊपर की तरफ मछली आकार, यू आकार, वी आकार के चिन्ह बने मिले हैं, ठीक है। इससे इतिहासकार अनुमान लगाएंगे बेटा, इससे इतिहासकार क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, है ना पूरा। देखो ये देखिए, इस मोहर को देखिए, यहां मछली आकार के अक्षर बने हैं, यू आकार का अक्षर बना है, ठीक है, जे आकार का अक्षर बना है, और ये एक सिंग वाला बेल। तो बच्चों इस वाली मोहर को एक श्रृंगी, है ना, एक सिंग वाले बेल की मोहर कहा जाता है ना, एक सिंग वाले या एक श्रृंगी बेल की मोहर कही जाती है बेटा, ना। तो याद रखिएगा, ये एक सिंग वाले बेल की मोहर आप लोगों को देखने को मिलती है। और इस पूरी हड़प्पा सभ्यता में ये दो मोहरें बड़ी फेमस है, कौन सी, एक ये वाली और एक ये वाली आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये बातों से आप लोगों को अवगत रहना है बेटा, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, ये मोहरें ही हड़प्पा सभ्यता का समाज, धर्म और अर्थव्यवस्था हम लोगों को बताती है। चलिए अगली विशेषता बताता हूं बच्चों आप लोगों की, लिपि, ठीक है। बात करें अली सर हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बात करें हम लोग हड़प्पा सभ्यता की लिपि की, कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है बेटा। देखिएगा आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, भूलोगे नहीं जीवन में। कैसी है बेटा हड़प्पा सभ्यता की लिपि, तो भाव चित्रात्मक है। अली सर इसे भाव चित्रात्मक क्यों कहे, अरे हम इसे भाव चित्रात्मक, अरे बात ये आती है कि अली सर इसे भाव चित्रात्मक क्यों कहते हैं। तो बच्चों भाव चित्रात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे अंदर भाव, भाव मतलब क्या, फीलिंग, फील, देखो भाव आ रहे हैं, अरे तुम्हारे अंदर फीलिंग आ रही कि नहीं, अच्छा मछली आकार का अक्षर बना है, अच्छा यू आकार का अक्षर बना है, अच्छा जे आकार का अक्षर बना है, अच्छा यू आकार का अक्षर बना है, वी आकार का मछली। तो बेटा देखो यहां की लिपि के बारे में, हम इनकी लिपि को नहीं पढ़ पाए बेटा लोग, अरे इनकी लिपि को हम लोग नहीं पढ़ पाए, लेकिन इनके अक्षर को हम लोग जब देखते हैं, है ना बेटा, तो हमारे अंदर फीलिंग आती है। चित्र बने हैं लेकिन फीलिंग आ रही है, इसीलिए यहां की लिपि को नाम दे दिया भाव चित्रात्मक। लेकिन यहां की लिपि को हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। कैसी है बेटा, अपठित है, ठीक है। कोई कमेंट में लिख रहा है अपठित, मैं ये भी लिख देता हूं, अपठित लिख देता हूं, ठीक है। लेकिन एक चीज और सुनिएगा बेटा, यहां की लिपि के संबंध में अब तक कितने हम लोगों को अक्षर मिल चुके हैं, अरे कितने अक्षर मिल चुके हैं बेटा, तो 400 अक्षर अब तक हम लोगों को मिल चुके हैं, जिसमें से अधिकांश अक्षर 200 प्लस हम लोगों को कहां से मिले हैं बेटा, तो मोहरों पर से मिले हैं ना। ज्यादातर अक्षर कहां से मिले हैं, तो ये मोहर तो ही है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे मनकों से भी कुछ अक्षर मिले हैं, ठीक है, ईंटों से भी कुछ अक्षर बने मिले हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन जिसे मृदभांड कहा जाता है, यहां से भी हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता की लिपि के संबंध में जानकारी देखने को मिल जाती है ना। तो चलिए ये सारी बातें देखो बेटा, आप लोग
लोगों को प्रश्न आया सीधा, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं लिखिए, तो बस ये सारी बातें लिख दीजिएगा। पीडीएफ कहां मिलेगी बेटा, तो कैपिटल लेटर से लिखिएगा CUET हिंदी मीडियम। अरे क्या लिखोगे, CUT हिंदी, सिर्फ इतना लिखिएगा, CUT हिंदी, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, हिस्ट्री बाय एलिसर। सिर्फ इतना लिखोगे, मेरा चैनल आ जाएगा आप लोगों के लिए। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, कल वाली पीडीएफ भी मैंने यही डाली थी, है ना। अगर आप लोग 2 महीने बाद भी इस वीडियो को देख रहे हो तो इसी चैनल पे जाके देख लीजिएगा। और जिस बच्चे को भी हमारी ऐप की क्लासेस से जुड़ना हो, साहब कभी भी आज से 3 महीने बाद भी, तो आप लोग मुझे इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। जब भी आप लोगों को करना हो, आप लोगों को हमारी CUT की बैचेस से, CUT 2025-26 जो भी बैच आप लोगों को चाहिए जब भी, ठीक है, तो आप लोगों को जोड़ लिया जाएगा। और बोर्ड और CUT दोनों साथ चलता है साहब, ठीक है। तो बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के साथ में, ठीक है, 1 के साथ 1। इतना क्लियर है क्या सभी को? ए लल्लाओ, सभी को इतना क्लियर है क्या? हाँ संदीप, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े। तो चलिए अब आप लोगों को यहां की लाइफ स्टाइल दिखाने की कोशिश करूंगा, यहां का जीवन, यहां का सामाजिक जीवन, यहां का आर्थिक जीवन, ठीक है, और यहां का धार्मिक जीवन फटाफट अंदाज में देखेंगे। और इसके बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता का क्या कर देंगे बेटा, लोग पतन कर देंगे, ठीक है बच्चा। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं बेटा। क्या क्वेश्चन आता है अली सर, क्या हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन का उल्लेख कीजिए। अरे सीधा क्वेश्चन आता है बेटा, है ना, क्या हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन लिखिए। सीधा सीधा क्या प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन लिखिए, है ना। चलिए इधर देखिएगा, तो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन लिखने को आ जाए तो अली सर कैसा समाज था, हमको समाज तो बताओ आप। हाँ समाज बता रहा हूं बेटा, बढ़िया से क्लीन। और सभी लोग सेशन को लाइक करें, बाद में जो रिकॉर्डिंग देखें बढ़िया से वो भी। बच्चों बात करें सामाजिक जीवन कैसा अली सर, तो बच्चा यहाँ के समाज को लेकर जो चीजें मिली, जैसे ये 3 ही मूर्तियों को देख लो, सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली बेटा, ठीक है, किसकी, मातृ देवी की प्रतिमाएं। और मातृ देवी को आप लोग यहां देख सकते हो इस फोटो के अंदर, ठीक है, ये रही मातृ देवी, इधर देखिएगा, ये मातृ देवी की प्रतिमा है। तो बच्चों ये प्रतिमा सबसे ज्यादा मिली है बेटा। संदीप ये क्लास रोज 8 बजे आती है बेटा, है ना, और कल चैप्टर नंबर 2 चालू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समाज में मैं आप लोगों से बात करूं परिवार की, कि अली सर यहाँ का परिवार कैसा, तो इतिहासकार अनुमान लगाते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा मातृ देवी की प्रतिमा मिलने का, या ज्यादातर महिलाओं की ही मूर्तियां जो मिली हैं, इससे कहते हैं कि भाई यहां परिवार की जो सत्ता ऑपरेट होती होगी, अरे सत्ता होती होगी तो वो कौन चलाती होगी, कौन ऑपरेट करता होगा परिवार को, तो माताएं करती होंगी। मात्र सत्तात्मक सत्ता बताई गई है। कैसी सत्ता बताई गई बेटा, तो मात्र सत्तात्मक आप लोगों देखोगे सत्ता बताई गई है। यह भी इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि यहां का परिवार, ठीक है, संयुक्त परिवार प्रथा पर आधारित था। कौन सी प्रथा पर बेटा, संयुक्त परिवार। आप लोग देखोगे प्रथा मतलब जॉइंट फैमिली कल्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा। 3-3, 4-4 पीढ़ियां आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां भाई ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हर बोर्ड का महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, ठीक है। तो संयुक्त परिवार प्रथा, आप लोग इन सारे पॉइंट पे 3-3, 4-4 लाइन लिख दोगे ना बेटा। अगर ये आप लोगों को लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी किसी में भी ये प्रश्न आ गया तो तुम लोग बहुत अच्छा कर सकते हो यार, है ना, बहुत बढ़िया कर सकते हो, ठीक है। चलिए परिवार की हम लोगों ने बस इतना ही परिवार के अंदर लिखिएगा। अब बात आती सर समाज के अंदर महिलाओं की स्थिति क्या थी, तो बच्चों इस काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। मैं लिखूंगा बहुत अच्छी थी। क्या थी अली सर, तो बहुत अच्छी आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्यों, सुनिएगा। अरे क्यों अच्छी थी, क्योंकि यहां से कोई भी महिला के प्रति कोई कुरीति नहीं मिली है, मतलब यहां सती प्रथा के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है, पर्दा प्रथा के साक्ष्य नहीं मिले, मतलब कोई मूर्ति ऐसी मिल जाए जो घूंघट लिए मिल जाए हम लोगों को, तो अली सर कल से ही डाटा चेंज कर देंगे। अरे कल से ही हम लोग डाटा चेंज कर देंगे, है ना, कि भैया पर्दा प्रथा तो है यहां पर, पर्दा मतलब वो घूंघट वाली व्यवस्था है ना, तो सती प्रथा नहीं है, पर्दा प्रथा नहीं है, तो महिलाओं को जो स्थिति में गिरावट पैदा करती हैं वो कोई भी कुरीति यहां नहीं पाई गई है। इसलिए यहां पर महिलाएं, और महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम में भी सहयोग करती थी, ठीक है, इसके अलावा खेतों में भी काम करती थी, व्यापार में भी भाग लेती थी, ठीक है। ऐसा इतिहासकारों ने तमाम चीजों में अनुमान लगाया है। फिर बात करें अली सर यहाँ का सामाजिक संगठन, देखो बेटा यहां वर्ण व्यवस्था नहीं मिली है बेटा, है ना, हमें हमेशा बताता हूं इस चीज को, यहां से वर्ण व्यवस्था के कोई साक्ष्य नहीं है। होगी भी तो हम लोग उनकी लिपि को पढ़ ही नहीं पाए। अरे होगी भी तो हम लोग उनकी लिपि को पढ़ ही नहीं पाए, क्या पढ़ पाए, नहीं पढ़ पाए साहब। तो यहां इनका सामाजिक संगठन, सामाजिक संगठन मतलब अली सर क्या, बिल्कुल बारीकी समझिएगा बेटा, यहां के लोग जैसा व्यवसाय करते थे, जैसा बिजनेस करते थे, है ना, जैसा व्यापार करते थे,
ठीक है, जैसा सॉरी व्यापार नहीं, जैसा व्यवसाय करते थे, उसके आधार पे ही इनका समाज बटा था 4 भागों में, है ना बेटा लोग, ध्यान से सुनिएगा। इनका समाज, है ना, ध्यान से, इनका समाज 4 भागों में बटा हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। एक आता था, देखो, विद्वान वर्ग, इसमें सारे पूरे समाज के पढ़े लिखे लोग आते थे। देखो इसमें कौन कौन आता था, तो गांव के वैद्य लोग आते थे, मतलब चिकित्सक लोग आते थे, ज्योतिष लोग इसी में आते थे, है ना, ज्योतिष लोग इसी में आते थे, पुरोहित लोग इसी में आते थे, है ना, पुरोहित लोग मतलब जो पूजा पाठ करवाया करते थे, है ना, बिचौलिए जो थे, मीडिएटर, क्योंकि ये तीनों लोग पढ़े लिखे हैं, तो वेद, ज्योतिष, पुरोहित, ठीक है, ये तीनों को विद्वान कैटेगरी में डाला गया था। ठीक है, इसमें शिक्षक भी लिख सकते हो, मैं भी इसी में आ जाऊंगा विद्वान कैटेगरी में, क्योंकि मैं विद्वान हूं। ठीक है, चलिए, एक वर्ग था बेटा योद्धा, जो लोगों की सुरक्षा, ऐसे लोग जो समाज के अंदर रहकर लोगों की सुरक्षा करते थे, उनको किस कैटेगरी में डाल दिया गया बेटा, तो लोगों की सुरक्षा करने वालों को योद्धा कैटेगरी में, लोगों की सुरक्षा, है ना, लोगों की सुरक्षा करने वाले लोगों को योद्धा वर्ग कहा जाता था। व्यापारी मतलब जो बिजनेस करते थे, मतलब जो व्यापार करते थे, ठीक है, वो इस श्रेणी के अंतर्गत रखे गए थे। और जो मजदूर लोग होते थे वो श्रमिक वर्ग में होते थे, ना, मजदूर लोग। तो ये 4 अलग अलग, तो यहां वर्ण आप लोगों को यही लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता से वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन यहां का समाज, ठीक है, अलग अलग व्यवसाय पर 4 भागों में बटा था, और चारों को आप लोग अलग अलग करके ऐसी लिस्ट बना के इनको सौंप सकते हो। ठीक है, हाँ भाई, मैं उसका भी करा दूंगा, है ना, अल्फिया शेख, उसका भी करा दूंगा बेटा, टेंशन ना ले। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर बात करूं मैं आप लोगों से इनकी जीवन शैली, इनकी लाइफ स्टाइल की हम लोग बात करें। अली सर, लाइफ स्टाइल मतलब क्या? तो बच्चा, लाइफ स्टाइल का मतलब यह होता है कि तुम लोग जो सुबह से लेकर शाम तक करते हो ना, सुबह डब्बा लेकर नदी किनारे जाने से लेकर रात को बिस्तर में 1.5 GB डाटा खत्म करने तक का तुम्हारा जो सफर है, इस बीच में तुम जो कपड़े बदलते हो, जो नहाते हो, और उसको तुम लोग कहते हो कि अपन भाई की स्टाइल ऐसा ही है, अली सर की लाइफ स्टाइल ऐसा ही है, टीना मीना चिंकी पिंकी हमारी स्टाइल ऐसे ही, तुम लोग ऐसा कहते हो बेटा। तो तुम लोग जीवन शैली में क्या क्या करते हो बेटा, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज आती है? भोजन, तो इनके भोजन के बारे में बताना पड़ेगा। तो भोजन में क्या लिखोगे कि शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, कुल 9 प्रकार के खाद्यान्न यहां से मिले हैं, इस बात को ये लोग, ठीक है, दाल चावल गेहूं जो, इन सब के बारे में आप लोग लिख सकते हो। इसके अलावा आप लोग देखोगे इनकी वेशभूषा के बारे में लिख सकते हो, वेशभूषा के बारे में लिख सकते हो। तो वेशभूषा में क्या लिखोगे, तो सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, किसका प्रयोग करते थे? सूती वस्त्रों का प्रयोग लिख सकते हो। इसके अलावा आप लोग आभूषणों के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, आभूषण, ठीक है, तो आभूषण में क्या लिखोगे, तो आभूषण मनकों से बनते थे। ठीक है, और स्त्री और पुरुष दोनों, ठीक है, संयुक्त रूप से यहां पर पहना करते, जैसे आज हम नहीं पहन रहे स्त्री और पुरुष संयुक्त रूप से आभूषण, ऐसा ही ये भी पहना करते थे। इसके अलावा आप लोग देखोगे और क्या क्या आता है, मनोरंजन आता है। तुम लोग रोज 1.5 GB डाटा खत्म करते हो, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ नहीं था साहब। तो ये क्या करते थे अली सर, ये मोबाइल नहीं चलाते थे। अरे ये क्या नहीं करते थे, अरे क्या नहीं, ये 1.5 GB डाटा के चक्कर में नहीं पड़े होते, ना ही ये मोबाइल के चक्कर में, ना ही पबजी, ना ही ये फलाना ढिमकाना। ये क्या करते थे अली सर, तो बच्चों ये करते थे शिकार। इनका मोबाइल यही था, शिकार करना। ठीक है, नाचने लग गए, ढंग 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 ढंग, कि नहीं भाई? ठीक है, तो नृत्य करना, संगीत, गाने गाने लग गए। ठीक है, शिकार, पासा, शतरंज, ये तमाम एक्टिविटी आप लोगों को ये करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है क्या सभी को, बच्चा बड़ी? अरे इतना क्लियर है? तो ये इनका आप लोगों को सामाजिक जीवन आप लोगों को देखने को मिलता है, इतना याद रखिएगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ का धार्मिक जीवन बताने वाला हूं। सभी लोग रेडी हो यहाँ के धार्मिक जीवन को पढ़ने के लिए? ठीक है, यहाँ का धार्मिक जीवन, ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा भाई। चलो यहाँ के धार्मिक जीवन की बात करें, अली सर यहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था? बच्चों देखो, पहली लाइन लिखिए कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन लौकिक जीवन पर आधारित था। किस पर आधारित था बेटा? लौकिक जीवन। अली सर लौकिक जीवन का मतलब क्या होता है? बेटा लौकिक जीवन का मतलब होता है कि जब हम भगवान से दुनिया में सक्सेस मानते हैं कि हे भगवान मेरी कक्षा 12 पास करा दे, हे भगवान मेरी CUT निकाल दे, हे भगवान, हे अल्लाह, हे राम हमारी IAS बनवा दे, UPSC निकला दे, कुछ ना कुछ तो करवा दे जीवन में। तो भगवान से जब तुम दुनिया में सक्सेस मांगते हो, लेकिन तुम्हारे घर में एक शख्स ऐसा भी है, तुम्हारे दादा, तुम्हारी दादी, तुम्हारे मम्मी पापा, वो क्या कहते हैं? हे भगवान
मैं तो त्रस्त आ गया हूं इस जीवन से, तेरे चरणों में स्थान दे दे, बुला ले, उठा ले। तो जब हम भगवान से मिलने मिलाने की बात करते हैं तो ये हो जाती है अलौकिक पूजा पद्धति। लेकिन हम जब भगवान से दुनिया में ही सक्सेस मांगते हैं, जैसे तुम लोग गणेश जी के मंदिर जाते हो, राम मंदिर जा रहे हैं, शिव जी के महाकाल के दर्शन कर रहे हैं, हर जगह आप लोग यही मांग रहे हो, 12वीं पास करा दे भाई, अच्छे प्रतिशत थे, 200 रुपए डालूंगी, 500 दिए, समझ रहे? तो तुम दुनिया में जो सक्सेस मांग रहे बेटा भगवान से, है ना, ये कहलाता है लौकिक जीवन। और हड़प्पा सभ्यता के लोग 3 प्रकार से पूजा किया करते थे। मतलब ये लौकिक जो पूजा पद्धति कर रहे हैं, 3 अलग अलग देवताओं से ये प्रे करते थे सब, है ना, कितने? 3 अलग अलग। तो देखिएगा बेटा बहुत अच्छे से मैंने इसका क्लासिफिकेशन कर दिया है, जिससे कि आप लोगों को समझना आसान हो। मैं हमेशा इस चैप्टर को ऐसे ही पढ़ाता हूं। बच्चा देखो, इनके मानव पूजा के देवता अलग थे, मानव रूप में जिन देवताओं को पूजते थे ये, तो 2 मानव रूप में थे इनके पास। एक पशुपति शिव थे, एक कौन थे बेटा? एक पशुपति शिव थे, है ना, एक पशुपति शिव की मानव रूप में पूजा करते थे, और एक मातृ देवी की, है ना, मातृ देवी का तो फोटो ही लगा है नीचे, है ना, देख सकते हो, ये रहा। तो मानव पूजा के रूप में, और इन सबसे ये क्या मांगेंगे बेटा लोग? अरे इन सबसे क्या मांगेंगे, है ना, इन सबसे ये मांगते हुए दिखाई देंगे हम लोगों को क्या, कि हमारा देखो, अब ये क्या मांगते थे, तुम लोगों को लग रहा हो सर ये भी कक्षा 12 पास करते थे, मतलब ये भी ऐसे ही था हमारे वैसे। अरे भाई ये मांगते थे क्या, कि हमारे पशुधन में वृद्धि हो जाए, हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, कृषि में वृद्धि हो, है ना बेटा लोग, ये ऐसी सक्सेस मांगते थे। ये नहीं कहते थे कि भगवान उठा ले, तेरे चरणों में स्थान दे, तू जन्नत देना, स्वर्ग देना हमें, हेवन की बात नहीं करते थे साहब, है कि नहीं? तो ये सारी बातें दुनिया की करते थे, इसीलिए लौकिक, लौकिक और अलौकिक, अलौकिक मतलब भगवान से मिलने मिलाना, और लौकिक मतलब इधर। तो पशु पूजा के अंतर्गत आप लोग देखोगे तो ये एक सिंग वाले बेल की पूजा करते थे, ठीक है, एक सिंग वाले बेल की पूजा करते थे बेटा, ठीक है, एक सिंग वाले बेल की। तो वही मैं बात करूं वृक्ष पूजा के अंतर्गत, ये नीम और पीपल की पूजा करते थे, ये नीम और पीपल की पूजा आप लोगों को करते हुए दिखाई देते हैं। चलिए आगे और बात करें इनके धार्मिक जीवन बेटा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। कहां कहां से मिले हैं बेटा? तो लोथल से मिले हैं अग्निकुंड के साक्ष्य, कालीबंगा से भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो अग्निकुंड के साक्ष्य मिलना कालीबंगा और लोथल से, सर ये किस ओर इशारा करता है? तो बच्चा आप लोगों को यह पता होना चाहिए, आप लोगों की लाइन लिखना है, क्योंकि धार्मिक जीवन है, ठीक है। मैंने कहा था साक्ष्यों से ही हड़प्पा सभ्यता का समाज, धर्म और आप लोग देखोगे आर्थिक जीवन की जानकारी मिली है। तो अग्निकुंड का मिलना मतलब क्या दर्शाता है? कि हड़प्पा सभ्यता के लोग यज्ञों से परिचित थे। अरे यज्ञों से क्या थे बेटा? ये आप लोगों को परिचित देखने को मिलेंगे, है ना। तो आप लोगों को यह बात पता होना चाहिए, अच्छा हड़प्पा सभ्यता के लोग यज्ञों से परिचित थे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। स्वास्तिक चिन्ह का मिलना कहां से मिला है बेटा? मोहनजोदड़ो से मिला है, मैंने पीछे ही बताया है ना, पीछे ही बताया है। और जिस बच्चे को भी हमारी ऐप की क्लासेस लेना हो बेटा, है ना, तो मुझे यहां संपर्क जरूर कीजिएगा कभी भी, ऑल टाइम, है ना, आप लोग मेरी मेंटरशिप में। और अभी भी आप लोगों को मैं इसको 3200 रुपए में दिलवा सकता हूं भाई, सबसे कम में, ठीक है। चलिए, तो स्वास्तिक चिन्ह का मिलना क्या बताता है भैया? कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शुभ और लाभ के संकेत के तौर पे इसको उपयोग में लाते होंगे, है ना। चलिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ के धर्म में आप लोगों से मैं बात करूं तो बच्चा ये लोग मृतक संस्कार से संबंधित 3 पद्धतियां किया करते थे, है ना। मतलब अगर कोई मरता था तो उसको 3 प्रकार से दफनाते थे। एक का ये आंशिक समाधान करते थे। कैसा समाधान करते थे बेटा? आंशिक समाधान करते थे, ठीक है। एक आप लोगों को देखने को मिलेगा पूर्ण समाधान। एक क्या देखने को मिलेगा बेटा? एक आप लोगों को पूर्ण समाधान देखने को मिलेगा, और एक आप लोगों को देखने को मिलेगा दह संस्कार। अगर कोई मरता था, देखिएगा यह व्यक्ति मरा, इस फोटो में देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति मरा तो उसको सीधा जला दिया गया, यह क्या कहलाएगा? दह संस्कार, ठीक है। अगर कोई मरा उसको जमीन के अंदर सीधा ले जाके गाड़ दिया, ठीक है, इसको क्या कहलाएगा बेटा? तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पूर्ण समाधान। लेकिन सर आंशिक समाधान का मतलब क्या है? ठीक है, तो आंशिक समाधान में अगर कोई मरता था तो पहले इसके अंतर्गत उसको जंगल में फेंका जाता था, और जंगल में तब तक वो पड़ा रहता था जब तक कि उसके शरीर का मांस खत्म नहीं हो जाता, जब तक हड्डी हड्डी नहीं बचती थी। जब हड्डी बचती थी, ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसके बाद ये जंगल से उठा के लाके उसको जमीन के अंदर वापस से गाड़ दिया करते थे, ठीक है। चलिए, ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ का हम लोग आर्थिक जीवन देखेंगे। अब क्या देखेंगे बेटा हम लोग? यहाँ का आर्थिक, हाँ भाई शिवम तिवारी, ये 8 PM डेली क्लास चलती है मेरे बेटा,
है ना। चलिए, आप सबको पता है कि ये क्लास डेली चलती है। चांदनी पाल, ओके मेरी बेटी, गुड इवनिंग। चलिए, अब बात करूं मैं यहाँ के आर्थिक जीवन को लेकर, है ना। अब सुनिएगा बेटा, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन में मैं सारी यही बता दूंगा बेटा, है ना। देखिएगा, आप लोग अगर इस प्रश्न का उत्तर लिख रहा हो, और ये भी कई बार यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ठीक है, राजस्थान, एमपी, सीजी, पीजी, सब जगह की मैं बात करूं आप लोगों से, हर जगह ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन, तो इसकी शुरुआत कैसे करनी है आप लोगों को, कि हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन में, ठीक है, कृषि, व्यापार, उद्योग और पशुपालन का, ठीक है, अहम योगदान था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के मुख्य आर्थिक गतिविधियों में कृषि आता था। ठीक है, आप लोगों को यह पता होना चाहिए। ठीक है, तो बात ये आती है, अली सर ये कृषि किस प्रकार किया करते थे। तो बच्चा, कृषि के अंतर्गत हम लोग बात करें, अली सर ये बुआई कब करते थे बेटा, तो ये बुआई करते थे सितंबर अक्टूबर में, है ना, जब बाढ़ का पानी उतर जाया करता था ना बेटा लोग। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में आप लोग देखोगे, ठीक है, ये आप लोगों को क्या करते हुए दिखाई देंगे, बुआई करते हुए दिखाई देंगे, जब ये नदी के किनारे रहते थे, नदियों का बाढ़ का पानी उतर जाया करता था। ठीक है, हाँ भाई, मैप करवाऊंगा बेटा, पूजा परेशान मत करे मेरी बेटी यार, मैं करवा दूंगा बेटा, है ना। चलिए, तो बुआई आप लोग देखोगे सितंबर अक्टूबर में, और कब, क्योंकि ये नदी किनारे रहते थे बेटा, जब ये बाढ़ का पानी उतर जाया करता था, ठीक है, तो उसके बाद ये बुआई करते थे। बात आती है, अली सर ये कटाई कब करते थे, है ना, बात आती है कटाई कब करते थे। तो बच्चों, ये हम लोगों को फसलों की कब कटाई करते हुए दिखाई देंगे, तो मार्च अप्रैल में, है ना। कब कटाई करते हुए दिखाई देंगे, तो मार्च अप्रैल में हम लोगों को ये फसलों की कटाई। और सर ये कौन कौन सी फसलों को उगाते थे, तो देखना बेटा, कौन कौन सी फसल उगाते थे। कपास के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, कपास के साक्ष्य मिले हैं, जौ के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, चावल के साक्ष्य मिले हैं, है ना बेटा। तो ये सब इनकी क्या है, फसल आप लोगों को, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ा, इन सब के बारे में आप लोग यहां पर लिख सकते हैं, है ना बेटा लोग। तो ये आपको पता होना चाहिए, कपास, जौ, गेहूं, चावल, ये सब के सब। तो बच्चों, इतनी बातें आप लोगों को कृषि के बारे में, और ये जो चीज उगाते थे, फिर इन्हीं का ये लोग पूरा जो 3-4 महीने बचते थे बारिश आने तक, उसका क्या करते थे ये लोग, तो ट्रेड या व्यापार आप लोगों को ये करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ओके मेरे बेटा। अब देखिएगा बच्चा लोग, इनका व्यापार, है ना, इनका ट्रेड की मैं बात करूं, तो बच्चों व्यापार, ठीक है, तो इनका व्यापार चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, सुनिएगा, चाहे इनका आंतरिक व्यापार हो, ठीक है, चाहे इनका आंतरिक व्यापार हो, चाहे आप लोग देखोगे बाह्य व्यापार हो। ठीक है, क्या बात करें हम लोग, चाहे आंतरिक व्यापार हो चाहे बाह्य व्यापार हो, ये दोनों ही व्यापार आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, उन्नत अवस्था में देखने को मिलेगा, है ना बेटा। आंतरिक व्यापार की बात करूं, तो आंतरिक व्यापार इन्हीं जो अलग अलग राज्य थे, इन राज्यों के मध्य होता था, लिख रहा हूं, है ना, इन राज्यों के मध्य होता था। जैसे हड़प्पा के लोग मोहनजोदड़ो आ गए, मोहनजोदड़ो के लोग लोथल चले गए, तो इन्हीं राज्यों के मध्य, मतलब हड़प्पा सभ्यता के ही आंतरिक स्थलों के मध्य जो व्यापार होता था, ये भी बहुत अच्छा था। और वही मैं बात करूं आप लोगों से बाह्य व्यापार, तो बाह्य व्यापार किससे होता था बेटा इन लोगों का, तो मेसोपोटामिया से होता था, है ना, मेसोपोटामिया से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये चाहे आंतरिक व्यापार हो चाहे बाह्य व्यापार हो, ठीक है, ये दोनों ही व्यापार आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा बेटा, कि ये, ठीक है, किससे किया जाता था बेटा, तो स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से किया जाता था। स्थल मार्गों के अंदर आप लोग देखोगे व्यापार को करने में, ठीक है, बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, घोड़ा गाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त मैं बात करूं आप लोगों से जल मार्गों के अंतर्गत, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार में जल मार्गों के अंतर्गत नावों का प्रयोग करते थे, जहाजों का प्रयोग भी करते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है, मिट्टी के बनी नावों और जहाजों का हम लोगों को साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इससे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि नावों के यहां से चित्र मिल रहे हैं, चाहे मोहरों की बात कर लें चाहे हम लोग बात कर लें यहां से मिट्टी का बना मिलने का, तो जरूर यहां हड़प्पा सभ्यता में क्या रहा होगा बेटा लोग, तो आप लोग देखोगे, ठीक है, तो नावों का प्रयोग होता रहा होगा। तो चलिए, इसके अलावा मैं बात करूं आप लोगों से यहां के आयात निर्यात में, व्यापार में, है ना, आयात क्या होता था और निर्यात क्या किया जाता था, मतलब क्या भेजा जाता था और क्या आप लोग देखोगे मंगाया जाता था। तो बच्चों आप लोग देखोगे यहां से क्या एक्सपोर्ट किया जाता था, तो यहां से मसाले भेजे जाते थे, यहां से सूती वस्त्र भेजे जाते थे, हाथी दांत की बनी वस्तुएं भेजी जाती थी, चाहे वो दूसरे राज्य हो या फिर मेसोपोटामिया हो। वहां से मैं बात करूं, उधर से क्या इधर आता था, मतलब क्या इंपोर्ट किया जाता था, तो वहां से आप लोग देखोगे सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन, ठीक है, तमाम ये धातुओं के साथ साथ बहुमूल्य और भी हम लोगों को रत्न देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए, ये सारी बातें यहां के व्यापार में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया।
बात करें अली सर यहाँ का उद्योग कैसा था, तो उद्योग भी उन्नत अवस्था में था, है ना बेटा, उद्योग भी उन्नत अवस्था में आप लोगों को देखने को मिलता है। अच्छा बेटा एक बात कहूं, अगर आप लोग रोज मेरे साथ जुड़े रहे ना, आने वाले 20-25 दिन पूरा एक बार अच्छे से जो मैंने आपको थ्योरी पहले पढ़ाई है डिटेल में, उसका एक शॉर्ट रिवीजन फटाफट वन शॉट में करवा दूंगा यार, है ना, 20-15 मतलब 15 से 20 दिन के अंदर बस आप लोगों को रोज इधर आना है ना। और सीयूटी की क्लासेस कल से रात को 9 बजे लूंगा भाई, है ना। तो सीयूटी वाले बच्चे 8 से 9 बोर्ड चलेगी अब, और 9 से 9:30 पौने 10 तक सीयूटी अलग कर दिया अब मैंने, है ना। तो आप लोगों को, और कल से मैं पीवाईक्यू कराऊंगा इतिहास के, तो उधर आ सकते हो आप लोग, है ना। चलिए अब इधर देखिएगा बेटा लोग, अब मैं बात करूं आप लोगों से कि यहां का उद्योग कैसा था। तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता का उद्योग उन्नत अवस्था में आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, अब सुनिएगा, इसको बहुत मजेदार तरीके से बताऊंगा आप लोगों को। पानी पी लें एक बार। बात करूं यहां के उद्योग की, तो बच्चों यहां का प्रमुख उद्योग कौन सा था? देखिए बेटा, प्रमुख उद्योग कौन सा था? तो सूती वस्त्र उद्योग था, है ना बेटा। प्रमुख उद्योग कौन सा था? तो सूती वस्त्र उद्योग आप लोगों को देखने को मिलेगा, याद रखना है, सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्रमुख उद्योग देखने को मिलेगा। और अन्य उद्योगों में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा बेटा? अन्य उद्योगों में आप लोग देखोगे धातु निर्माण उद्योग था, ठीक है, धातु निर्माण उद्योग था, ठीक है, धातु निर्माण था, मनके के कारखाने थे, ठीक है, मन का कारखाना था, ठीक है, आभूषण कारखाने थे, ठीक है, आभूषण के कारखाने थे। ये सब लिख दीजिएगा, है ना, आप लोगों को लिखना है बोर्ड के अंदर, तो ये सारी बातें आप लोग यहां पर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए इसके बाद में बात करूं आप लोगों से पशुपालन की। किसकी बात की जाए बेटा? पशुपालन की बात करूं तो इसमें क्या लिखोगे इसके पशुपालन में? तो इसमें लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन भी उन्नत अवस्था में था। हड़प्पा सभ्यता में गाय, भेड़, बकरा, बकरी, ठीक है, गैया वैया सबके बारे में आप लोग लिख सकते हो। और यहां से प्राप्त जो मोहरें मिली हैं उसके ऊपर से इन तमाम पशुओं के साक्ष्य हम लोगों को देखने को मिलते हैं, है ना। सर 9 बजे सर सही है, तो हाँ हाँ भैया त्रिशा 9 बजे ही तो रात को बेटा, रात को 9 बजे सीयूटी की क्लासेस है इतिहास की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब सबसे लास्ट का क्वेश्चन है, इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या रहे हैं, है ना। इधर देखिएगा सभी लोग, है ना, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता, ये भी क्वेश्चन है बेटा, कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या है बेटा। तो सबसे पहला कारण है बेटा आर्य आक्रमण या आर्यों का आक्रमण। देखो बेटा लोग, ये क्यों कहा जाता है, और ये आर्यों ने आक्रमण किया, ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, ठीक है। आर्य मतलब आप सब जानते हैं वैदिक काल के लोग, ठीक है। तो ये बात कहते हैं मार्टिमर व्हीलर, ठीक है, मार्टिमर व्हीलर ने कही है बात, ठीक है, मार्टिमर व्हीलर ने ये बात कही है, और इसको समर्थन दिया है मेके जैसे लोगों ने, ठीक है, स्टुअर्ट पिगट जैसे लोगों ने, ठीक है, स्टुअर्ट पिगट, है ना, ये कुछ विदेशी लोग हैं, और इन्होंने विदेशी विदेशी बातें ही की हैं। इन्होंने क्या कहा अली सर, इसके अंदर सुनिएगा। हाँ बेटा पूजा, मैंने 6 चैप्टर की आंसर राइटिंग करा दी है बेटा, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, 6 चैप्टर आपको आंसर राइटिंग के मिल जाएंगे। सुनिएगा, मार्टिमर व्हीलर, मेके और स्टुअर्ट पिगट जैसे लोग, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, ठीक है, इनका तर्क सुनिएगा। ये कहते हैं कि जहां हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे, सुनिएगा एक छोटा सा मैप बना देता हूं, जहां हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे वहीं आकर कौन बसा? अरे वहीं आकर कौन बसा? तो आर्य लोग आके बसे। और आर्यों का एक देवता था पुरंदर, जिसको इंद्र भी कहते हो, जिसका नाम है दुर्गों को तोड़ने वाला। तो जरूर इंद्र ने ही हड़प्पा के लोगों को मारा होगा, या कुछ लोगों को मारा होगा, तो कुछ लोग यहां से भाग निकले होंगे, है ना। ये सारी बातें कही गई है यहां पर, ठीक है। किसने कही? इन विदेशी लोगों ने। तो आर्य आक्रमण का सिद्धांत इन इतने लोगों ने, मार्टिमर व्हीलर ने दिया, और इन लोगों ने इसका समर्थन किया है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ, बाढ़ के आने से। इस मत का जो प्रतिपादन है वो जॉन मार्शल साहब ने किया है। किसने किया? जॉन मार्शल साहब कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है मोहनजोदड़ो, ये 7 बार बसा है और 7 बार उजड़ा है, जिससे ये साक्ष्य मिलते हैं। हाँ, करंट अफेयर की क्लास सुबह 7 बजे चलती भाई, सुबह 7 बजे मैं पढ़ाता हूं, उसमें जीके भी पढ़ाता हूं और करंट अफेयर भी पढ़ाता हूं, है ना। चलिए, तो जॉन मार्शल साहब आप लोगों को बाढ़ कारण दिखाई देते हैं, और हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त कारण, अगर आप थ्योरी लिख रहे हो तो ये जरूर लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे उपयुक्त कारण इतिहासकारों के द्वारा कोई माना गया है तो बाढ़, और इस मत का प्रतिपादन किसने किया है? तो जॉन मार्शल के द्वारा किया गया है।
और भी कारण बताए जाते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पहला बहुत ठंडी थी, लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ गर्म जलवायु हो गई तो हड़प्पा सभ्यता के लोग, ठीक है, इस स्थान को छोड़ के कहीं और पलायन कर गए होंगे। तो जलवायु का ठंडे से गर्म होना, इसके कारण हड़प्पा सभ्यता के लोग कहीं और शिफ्ट हो गए होंगे। ठीक है, पारिस्थितिक विक्षोभ, इनका इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया होगा, या नदियों ने अपने मार्ग बदल लिए होंगे। ठीक है, नदियों ने अपने मार्ग बदल लिए होंगे, क्योंकि नदी मार्गों से ही इनकी आर्थिक संपन्नता थी, और इनकी आर्थिक संपन्नता ही जब प्रभावित होने लगी होगी तो ये कहीं और शिफ्ट कर गए होंगे, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है, जैसे फेयर सर्विस जैसे लोग। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में महामारी फैली, जैसे मलेरिया। ठीक है, कैसी महामारियां फैली है बेटा लोग? तो मलेरिया जैसी महामारियां फैली हैं, जिससे भी ये सभ्यता का क्या हुआ होगा? तो पतन हुआ होगा। ठीक है, और अमलानंद घोष जैसे लोगों ने यह भी कहा है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई भूकंप आया होगा, ठीक है, जिसके कारण, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के कुछ लोग इस भूकंप में मर गए होंगे, तो कुछ लोग यहां से पलायन कर गए होंगे इस भूकंप के बाद। ये हमारा पूरा चैप्टर था। अब आप लोगों को जो भी पूछना हो मुझसे पूछ लो। आप लोगों को मैंने 2 4 5 मिनट दिए हैं। ठीक है, चलिए। और जिस बच्चे को भी हमारी ऐप की क्लासेस लेना है, ठीक है, ऐप की क्लासेस लेना हो, ठीक है, मुझे यहां इस नंबर पे संपर्क कर ले यार बेटा। ठीक है, जिसको भी मेरी मेंटरशिप में आपको ज्वाइन करवाऊंगा बढ़िया से, कुछ भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। ठीक है, CUT 2025 का सफर और कॉम्प्लीमेंट्री के साथ आप लोग इसमें बोर्ड पढ़ सकते हो भाई। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे आप लोग इसमें बोर्ड पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप हमारे महापैक का हिस्सा बनते हो, महापैक आज आप लोग लेते हो, तो मैं आप लोगों, आज क्या मतलब कल भी लेते हो, तो मात्र 3250 के आसपास में दिलवा दूंगा। हाँ भाई पूजा, बिल्कुल। शॉर्ट में, वन शॉट का मतलब ही ये होता है बेटा कि शॉर्ट में बताना किसी भी चीज को। डिटेल में तो मैंने पढ़ा ही दिया है बेटा। अंशिका, बहुत जल्द चालू करना हो बेटा, है ना? तो पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। कल चैप्टर नंबर 2 चालू करेंगे, है ना, राजा, किसान और नगर। अरे कल चैप्टर नंबर 2 चालू होगा, उसका भी वन शॉट है। और जिस बच्चे को भी CUT के लिए है, तो CUT के लिए कल से मैंने टाइम चेंज कर दिया है, डेली होगी CUT की, और कल से PYQ। CUT में इतिहास के कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप लोगों को देखना है तो इस क्लास को जरूर लीजिएगा, रोज चलेगी अब ये। ओके ओके अंचल तिवारी, ओके बेटा। हाँ भाई, और PDF कहां डालूंगा? तो यहां डालूंगा भाई, CUT इतना लिखना, CUT हिंदी, है ना, CUT हिंदी, और ब्रैकेट में इतना लिखोगे ना तो चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ब्रैकेट में देखिएगा हिस्ट्री बाय अलीसन लिखा होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF वहीं डालूंगा, ठीक है। वो ठीक है, चलिए, जिसको भी लेना हो भाई यहां बता दीजिएगा मेरे को, है ना, भले बाद में इसको 3 4 महीने बाद रिकॉर्डिंग भी देखो, वो भी ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे बजा बाटी। सभी लोग सेशन को लाइक कर दो यार, अरे सभी लोग सेशन को लाइक कर लो, ठीक है। ओके मेरी बेटा त्रिशा, ओके। शॉर्ट शॉर्ट में आप लोगों को सारे चैप्टर फिनिश फिनिश कराए जाएंगे फटाफट से, और आप लोगों को छोटा छोटा कंटेंट। हाँ अंशिका सोनी, बिल्कुल। CUT का 9 से 9:30 तक चलेगा, रोज आधा घंटा लूंगा, और बोर्ड का भी 8 से 9 चलेगा डेली। आप लोगों की CUT भी प्रभावित नहीं होगी। थैंक यू सर, ओके ओके। हाँ हाँ ओके बेटा, ओके ओके। ओके मेरे बेटा शिवम गुप्ता, ओके ओके, डन। ठीक है, ओके ओके बेटा, बहुत शानदार यार, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए फिर मिलते हैं, सभी लोग लाइक करके जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बेटा।